वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं से संबंधित ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है और अगस्त 2024 तक का पूरा अपडेटेड यहाँ संस्करण आपको दिया जा रहा है। चाहे प्रदेश सरकार की कोई भी परीक्षा हो, कोई भी प्रादेशिक संस्था जो कि परीक्षा आयोजित करवा रही हो, जिसमें कि आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है या UPSSC है, तो कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, ये समान रूप से उपयोगी है। इसलिए इसे देखकर अवश्य ही जाइएगा और कुछ भी इसमें स्किप मत करिएगा। एक भी सेकंड इसमें स्किप करेंगे तो आपको घाटा ही लगने वाला है, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। और बहुत लंबा और बहुत भारी वीडियो नहीं है, आप आराम से इसको देखकर एक बार रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आप अपना समय इन्वेस्ट करेंगे और बदले में आपको ढेर सारा फ़ायदा होने वाला है। तो जानकारियों को इकट्ठा करने में पीछे नहीं रहना चाहिए। शुरू करते हैं। अभी एकदम लेटेस्ट से शुरू करके थोड़ा पीछे जाएंगे और आपको अत्यंत सुविधाजनक तरीके से ये प्रस्तुत किया जा रहा है। मतलब यहाँ टेबुलर फॉर्म में दिया गया है ताकि आपको सूचनाएं इकट्ठा करने में कोई दिक्कत ना हो। हम चाहते तो यहाँ वन लाइनर आपको दे देते या पैराग्राफ के रूप में, जैसे ऑपरेशन भेड़िया है, अभी भेड़िए काफ़ी चर्चा में है, तो ऑपरेशन भेड़िया है भाई, हेडिंग डालकर हम उसमें एक पैराग्राफ आपको लिख कर दे देते, हमारा भी काम आसान हो जाता। हम क्यों यहाँ टेबल बना रहे हैं? लेकिन ऐसा हमने इसलिए किया ताकि आपको याद करने में और दिमाग में उसे स्टोर करके रखने में सहूलियत हो। याद आप तत्कालिक तौर पे कर लें, बाद में आपका दिमाग उसको रिकॉल ना कर पाए, फिर क्या होगा? कोई फ़ायदा नहीं। परीक्षा में याद नहीं आया तो आपने जितनी मेहनत की है किस काम की? तो ये उसी पर्पज़ से डिज़ाइन किया गया है। ऐसा आपको परोसा गया है कि दिमाग में आपको इसे स्टोर करने में और वहाँ रिकॉल करने में दिक्कत नहीं होगी। तो शुरू करते हैं। टेबल को ध्यान से देख लीजिए। इसमें किसी भी डाटा को देखने से पहले पहला जो कॉलम है उसमें योजना, समिति या अभियान जो कुछ भी है उसका नाम दिया हुआ है। उसके बाद उसकी शुरुआत कब हुई थी, उसे मंजूरी कब मिली थी, वो सारी चीज़ें हैं। और हर योजना का, हर कार्यक्रम का अपना एक उद्देश्य होता है। कोई भी कार्यक्रम बिना उद्देश्य तो होगा नहीं, तो वो पर्पस दिया हुआ है। ऐसे ही करके ये टेबल है। आइए शुरू करते हैं। तो ऑपरेशन भेड़िया, और चूंकि बात भेड़िए यानी किसी वन्य जीव की हो रही है, तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश का प्रादेशिक जो वन विभाग है उसके द्वारा ये प्रोग्राम चलाया जाएगा। तो ये इसमें प्रायोजक, ठीक है। और अगस्त 2024 में बहराइच जिले में जो मेहसी तहसील है वहाँ पर इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था, इस ऑपरेशन को चलाया गया था। उद्देश्य क्या है? तो हाल में जो भेड़ियों के हमले हुए हैं, इंसानों पर हमले हुए हैं, नरभक्षी कहा गया है उन्हें। हालांकि हर जीव के नरभक्षी बनने के पीछे कुछ बड़ी वजहें होती और वजहें आमतौर पे कहीं ना कहीं जाकर इंसानों से जुड़ती हैं। खैर, तो जिम्मेदार भेड़ियों के झुंड को पकड़ना और बेअसर करना इसका उद्देश्य है, ठीक है। इसके बाद अगली पॉलिसी है, यह है उत्तर प्रदेश की नई सोशल मीडिया पॉलिसी। अब इसमें क्या खास है? तो अगस्त 2024 में उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने एक नई सोशल मीडिया पॉलिसी को मंजूरी दी है। ये मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी इसे प्राप्त हुई। उद्देश्य क्या है? तो सोशल मीडिया नीति का उद्देश्य बनता है कि फेसबुक, एक्स मतलब पुराना वाला ट्विटर, और इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इस तरह के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर सामग्रियों को रेगुलेट किया जाए, उनका विनियमन किया जाए। जैसे वो आप पढ़ते हैं ना, ईस्ट इंडिया कंपनी में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया था तो उसको रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आता है, वहाँ से सब कुछ सीधा हो जाता है। तो यहाँ भी जो कार्यक्रम सोशल मीडिया पर चल रहे हैं उनको सुनियोजित करने का उद्देश्य है। बाकी आप देखें कि इस पॉलिसी के हिसाब से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपने प्लेटफॉर्म पे सरकार की योजनाएं और पहलों को साझा करके प्रति माह 8 लाख तक की आय भी अर्जित कर सकते हैं। तो ये एक मुनाफे वाली बात है, ठीक है। तो इसमें सारी चीज़ें आप देख रहे हैं जो खास थी। इसके बाद अगला यहाँ देखें, मित्र वन या मैत्री वन, ये जो पर्यावरण की पहल है। अब इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व वाली जो यूपी गवर्नमेंट है, इसने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत ये एक पहल शुरू की है जिसका नाम आपने देखा। और 20 जुलाई 2024 को पौधारोपण अभियान शुरू हुआ था। पौधे ढेर सारे रोपे गए और हर साल कोई ना कोई अभियान, कोई ना कोई स्कीम लॉन्च करके ये पुण्य का काम किया जाता है। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उन पौधों को जिन्हें रोपा गया है उन्हें जीवित कैसे रखा जाए, क्योंकि रख रखाव में किसी की दिलचस्पी नहीं होती है, बस रोप कर फोटो खिंचवा लेते हैं, ठीक है। तो काश जितने रोपे जाते हैं उसका अगर 50% भी सर्वाइव कर पाते तो दुनिया या देश कम से कम हरा भरा हो जाता। तो इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य नेपाल के साथ लगी अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सहित उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर हरियाली बढ़ाना है, क्योंकि प्रदेश में पेड़ों की निहायत ही कमी है। आबादी का घनत्व आप देख ही रहे हैं, आबादी का दबाव देख रहे हैं, संसाधन हमारे पास प्राकृतिक जो है वो सिमटते जा रहे हैं। ऐसे में वृक्षों का होना नितांत आवश्यक है। तो कम से कम सीमावर्ती जो क्षेत्र है,
अब ये नेपाल का बॉर्डर क्यों? क्योंकि उधर जो है वो आप देखें तराई क्षेत्र है, और तराई क्षेत्र है तो वहाँ पेड़ों को उगाना भी सरल होगा। और भी कई वजह हैं, सिर्फ इतना ही बड़ा कारण नहीं है। तो इसमें अन्य तथ्य भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार कार्बन क्रेडिट के माध्यम किसानों की आमदनी को बढ़ाने का काम करेगी, और इसके लिए उन्हें 20 जुलाई को वृक्षारोपण अभियान में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसमें कि करीब 35.5 करोड़ वृक्ष रोपे जाएंगे। 35.5 करोड़ कोई ऐसी वैसी संख्या नहीं होती है, बहुत ज़्यादा तादाद। अब इतने सारे वृक्ष रोपे जाएंगे, कल्पना करिए कि ये सारे जीवित रह जाएं, जो कि असंभव है। तो निश्चित तौर पर हरियाली जो है वो खोजनी नहीं पड़ेगी, अपने आप दिखाई देगी, दूर से ही दिखाई देगी, लेकिन ये संभव नहीं हो सकता। फिलहाल ये कोशिश की गई। इसके बाद देखें आगे आप, माता टीला, जामनी और अर्जुन सागर बांधों पर तैरने वाली सोलर परियोजना। अब ये जो सोलर परियोजना है ये तैरेगी। तो आइए देखें ये तैरती हुई योजना कहाँ पर है। बुंदेलखंड क्षेत्र का जो माता टीला, जामनी और अर्जुन सागर बांध है तो वहाँ पर क्या होगा, जलाशय भी होगा। तो वहाँ पर तैरने वाली ये सोलर परियोजना जो है उसको शुरू किया गया है। और इस परियोजना से फायदा क्या होगा? तो भाई सोलर परियोजना कोई भी लगाता है तो उसका उद्देश्य पहला प्राथमिक क्या होता है? ऊर्जा का उत्पादन, यानी बिजली बनाना। ठीक है, तो इसमें कुल 160 मेगावाट बिजली का उत्पादन होने का अंदाजा है। अभी इसको लगाना शुरू किया गया है। ठीक है, अभी परियोजना की शुरुआत हुई है, तो पहले ही हम कैसे बता दें कि कितना वहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है? तो प्रोडक्शन का सिर्फ आप एक एस्टिमेट लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश की चारा नीति है। पशुपालन विभाग के द्वारा इसको, प्रादेशिक जो अपना पशुपालन विभाग है उसके द्वारा इसे प्रेषित किया गया है। और ये जो चारा नीति है, कई सारे प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिनका कि एक टाइम पीरियड होता है, अपनी एक रेंज होती है, वो उतनी अवधि तक क्रियान्वित किए जाते हैं। उसके बाद जैसी सफलता होती है उसके आधार पर आगे एक्शन लिया जाता है। तो इसकी जो रेंज है ये 2024 से लेकर 2029 यानी 5 वर्ष की है। आमतौर पे यही अवधि रखी जाती है। जितनी भी योजनाएं होती हैं उनमें 5 साल का ही एक अंतर दिया जाता है, कुछ में 10 साल का, कुछ में 3 साल का, ऐसे भी होता है, लेकिन ज़्यादातर 5 मतलब पंचवर्षीय ही होती। तो इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में चारा उत्पादन में वृद्धि करना है। ठीक है, चारा नीति है तो सीधी बात है कि पशुओं से संबंधित जो चरने योग्य सामग्री है उसमें वृद्धि करना, और गुणवत्ता परक। सिर्फ वृद्धि करने से काम नहीं चलेगा, उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए और चारा ऐसा होना चाहिए कि मवेशियों को उससे पोषण मिले। ठीक है, और पोषण मिलेगा तो फिर क्या होगा? पशुओं की उत्पादकता बढ़ेगी, और पशुओं की उत्पादकता बढ़ेगी तो निश्चित रूप से किसानों की आमदनी बढ़ेगी। तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और उसके साथ साथ चारा क्षेत्र में उद्यमिता और क्षमता का भी विकास करना, क्योंकि जब चारा का उत्पादन आप करवाएंगे तो निश्चित तौर पर उसमें कुछ लोग जुड़ेंगे उस काम को करने के लिए, तो उन्हें भी रोजगार प्राप्त होगा। तो ऐसे नए उद्यमियों की पैदाइश होगी, या जो पहले से इसी क्षेत्र में है उन्हें मुनाफा होगा। तो ये सारी अच्छी बातें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। बाकी इसका जो समय काल है उसे आप देख रहे हैं। इसके बाद देखें आप, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024। और उत्तर प्रदेश में 20 जुलाई 2024 को पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान के तहत 36.51 करोड़ से भी ज़्यादा पेड़ लगाए गए। पेड़ मतलब पौधे लगाए गए। और मुख्यमंत्री जी के द्वारा लखनऊ का जो कुकरेल वन क्षेत्र मतलब नदी तट है, वहाँ पर पौधारोपण अभियान को शुरू किया गया, वहाँ से इसका आगाज हुआ। तो ये जगह आपको याद रहनी चाहिए, और साथ में संख्या, समय भी याद कर सकते हैं। हालांकि अब समय पूछना आयोग ने बंद कर दिया है, और हो सकता है कि स्टेटमेंट वाले प्रश्न आपको दिए जाएं कि बताइए 2 स्टेटमेंट इस योजना से संबंधित हैं, ठीक है, या इस अभियान से जुड़े हुए हैं। अब इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो उसमें हो सकता है कि डेट देकर उसमें कुछ गड़बड़ करे, तो डेट भी देख लीजिएगा। कुल मिलाकर इसमें कुछ भी स्किप मत करिएगा, लेकिन जो मोटे अक्षरों में लिखा है उसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान से देखने की आवश्यकता है। फिलहाल इसमें खास बात क्या है, तो वही नेपाल के बॉर्डर वाले महाराजगंज मतलब सोनौली, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बहराइच, पीलीभीत, ये जितने भी कई सारे जनपद आपने देखे, इनकी सीमाओं पर मित्र वन स्थापित किए गए, जैसा कि पीछे आपने अभी डाटा देखा है। और उत्तर प्रदेश से सटे हुए जो सीमावर्ती राज्य हैं, जैसे कि बिहार राज्य है, उत्तराखंड है, जिनके साथ हमारी सीमाएं लगती हैं, केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, मतलब सभी राज्य जो आसपास के हमारे हैं, उनके आसपास भी मित्रवन स्थापित करना, जैसा कि हमने पीछे देखा था ना, मित्रवन सीमावर्ती क्षेत्र में स्थापित किए जाएंगे। मतलब चारों ओर से जो हमारा बॉर्डर है वहाँ पर, तो बॉर्डर से कौन लगा हुआ है? हमारे पड़ोसी, यानी पड़ोसी राज्य, तो उनके आसपास ये मित्रवन स्थापित किए जाएंगे। उसके साथ साथ उतना ही नहीं, वो तो एक सीमित क्षेत्र था, उसके साथ ही शक्तिवन और युवा वन जैसी जो अतिरिक्त पहलें हैं उनको भी शुरू किया गया है। इन दोनों शब्दों को भी याद रखिएगा, ठीक है। सर्वाधिक पौधारोपण सोनभद्र जिले में हुआ, क्योंकि निर्वनीकरण भी यहाँ बहुत तेजी से हो रहा है। वृक्षों की तादाद अच्छी है, वन्य क्षेत्र ठीक ठाक है, तो वहाँ निर्वनीकरण भी बहुत बुरी हालत में, मतलब बहुत बुरे तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पर करीब 1,53,00,000 पौधे लगाए गए। और विभागों के ग्राम्य विकास विभागों में जो ग्राम्य विकास विभाग है
जितने भी विभाग इसमें शामिल थे उसमें से ग्रामीण विकास विभाग जो है ये पहले स्थान पर रहा। और ग्राम्य विकास विभाग ने कुल 13,54,00,000 पौधे लगाए और वन्य जीव विभाग जो है उसने कितने लगाए, तो 12.64 करोड़ पौधे लगा के दूसरा स्थान अर्जित किया। अब इन सारे विभागों में से एक विभाग का कान पकड़कर सरकार को उसको इस काम में लगाना चाहिए कि जितने पौधे लगाए गए हैं हम देखते हैं कि तुम इसमें से कितने को जिंदा बचा पाते हो, पेड़ बनाने में सक्षम कर पाते हो। ऐसा इसमें से किसी एक विभाग को उत्तरदायित्व और खासतौर पर ये वन विभाग को देना चाहिए। मतलब कोई ना कोई एक ऐसी संस्था यहाँ डेवलप जरूर करनी चाहिए सरकार को, और सक्रिय तौर पे करनी चाहिए। ऐसे प्रयास पहले भी हुए हैं लेकिन वो उतने सार्थक तरीके से नहीं किए गए, तो सक्रिय तरीके से करनी चाहिए ताकि पौधे सर्वाइव कर सके। और मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना को देखते हैं। अब यहाँ से टॉपिक चेंज, अगली योजना है माटी कला रोजगार। जैसा कि नाम यहाँ आप देख रहे हैं, मिट्टी के बर्तन की बात हो रही है। माटी कला यानी मिट्टी से ही सारी कलाकृतियाँ बनेंगी, खासतौर पर बर्तन। तो इस योजना के अंतर्गत जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के 8वीं पास प्रशिक्षित युवाओं को माटी कला यानी मिट्टी के बर्तन से संबंधित व्यावसायिक गतिविधियों के लिए 10 लाख रुपए ऋण राशि उपलब्ध कराई जाएगी। ऋण राशि कितनी है? 10 लाख रुपए। और मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना के माध्यम से राज्य के माटी कला का कार्य करने वाले सदस्यों को, ठीक है, इसमें जितने लोग शामिल होंगे वो सदस्य, उनको 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना किसी ब्याज के दिया जाएगा। कर्जा तो चुकाना ही पड़ेगा लेकिन उसमें ब्याज माफ, ये एक अच्छी बात। और 5 लाख से ज़्यादा और 10 लाख रुपए तक का जो लोन है ये न्यूनतम 8वीं पास तथा माटी कला की जानकारी रखने वाले जो प्रशिक्षित कुम्हार होंगे उनको दिया जाएगा। ठीक है, मतलब जो प्रशिक्षित हैं उनके लिए थोड़ा ज़्यादा ऋण की व्यवस्था है क्योंकि उनके उद्यम का दायरा भी बड़ा होगा। और जो अप्रशिक्षित हैं लेकिन इसमें जुड़े हुए हैं तो उनके लिए फिर 5 लाख रुपए तक के ऋण की व्यवस्था है, लेकिन ब्याज मुक्त है, ये अच्छी बात। तो ये कुछ हमने देखा। इसके बाद अगली योजना है अपनी एक परिवार एक पहचान योजना। और जून 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने राज्य में प्रत्येक परिवार को, ठीक है, ये राज्य के प्रत्येक परिवार के लिए है, परिवार पहचान पत्र। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। एक परिवार एक पहचान योजना है और उससे नाम किस चीज़ का जुड़ा हुआ है? परिवार पहचान पत्र का। तो प्रत्येक परिवार के लिए इसको जारी करने की प्रक्रिया की समीक्षा उन्होंने की और इस पर त्वरित क्रियान्वयन का निर्देश दिया। ठीक है, मतलब इसे तुरंत ही एक्टिव किया जाए, क्रियान्वित किया जाए। अब इस योजना में होगा क्या? ये परिवार पहचान पत्र बनाया जाएगा तो इसमें क्या करना है? प्रत्येक परिवार के पास एक विशिष्ट परिवार पहचान पत्र होगा और इससे राज्य में परिवार इकाइयों का एक व्यापक लाइव डेटाबेस तैयार होगा। मतलब सरकार के पास एक रिकॉर्ड रहेगा इसके लिए, ताकि जितनी भविष्य की योजनाएं हैं उनसे इन परिवारों को अवगत कराया जा सके या इन्हें लाभ पहुंचाया जा सके। और भी इसके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। सरकार कोई डाटा अगर इकट्ठा कर रही है तो उसके बहुत सारे पर्पज़ होते हैं, कोई एक नहीं होता है। और इसमें योजना में उन पर्पज़ में आपको घुसने की भी आवश्यकता नहीं है, इतनी जानकारी बहुत है। ठीक है, क्योंकि 4 विकल्प में से एक चुनना है आपको, तो उसके लिए इतना पर्याप्त है और समय भी इतना आपके पास अब नहीं है कि आप बहुत विस्तार से इसे पढ़ें। तो महादेवी वर्मा श्रमिक पुस्तक क्रय धन योजना, ठीक है, महादेवी वर्मा श्रमिक पुस्तक क्रय धन योजना, ये है योजना का नाम। अच्छा खासा लंबा नाम है। अब उद्देश्य भी देखेंगे, लेकिन उद्देश्य यहाँ पर देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वर्ष 2022 में शुरू की गई महादेवी वर्मा श्रमिक पुस्तक क्रय धन योजना, इसका उद्देश्य था स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई कर रही लड़कियों को ये आप देख रहे हैं कि निर्माण श्रमिकों की बेटियां होंगी, तो इनको एक मुश्त अनुदान दिया जाए। ठीक है, किताबें खरीदने के लिए पुस्तक क्रय योजना इसका नाम था। तो पुस्तक क्रय हेतु धन दिया जाए, अनुदान में वही जो एक मुश्त राशि है वो इनको दी जाए, ये पर्पस था। तो योजना का जो नाम है उससे काफ़ी हद तक उसके उद्देश्य सार्थक हो जाते हैं। बाकी किसके लिए है और कौन कौन उसके दायरे में आएगा, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। 2022 में इसको शुरू किया गया था। इसके बाद आप आगे चले, हरित हाइड्रोजन परियोजना को देखिएगा। मार्च 2022 का समय था, अभी लेटेस्ट है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अपनी 5 वर्षीय हरित हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी और यह परियोजना सफल होने पर यह नीति भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2030 तक, इसकी जो रेंज है उसको अवश्य ही दिमाग में रखिए, वर्ष 2030 तक 5 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन तक पहुंचने के लक्ष्य का 5वां भाग पूरा कर सकेगी। ठीक है, लक्ष्य का जो 5वां हिस्सा है वहां तक ये पहुंच सकेगी। और इसमें वार्षिक उत्पादन का जो लक्ष्य है वो कितना है? 5 मिलियन टन। और रेंज कहाँ तक की है? तो 2030 तक की। ठीक है, तो 5 वर्षीय हरित हाइड्रोजन नीति है। उसके बाद अगली हम देखने वाले हैं, यहाँ पर आप देखें, ये M युवा है, यानी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान।
अब यह जो योजना है ये अगस्त 2024 में घोषणा इसकी की गई है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और इसके तहत लक्ष्य ये रखा गया है कि हर साल 1 लाख युवा उद्यमी जो हैं इनको 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। ठीक, मतलब ये ब्याज मुक्त ऋण जो है उसके सहारे ये क्या करेंगे, अपना उद्यम लगा सकेंगे, उसके लिए इन्हें तैयार करने का उद्देश्य है। और इस पहल के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 का जो रेंज है उसमें 10,000 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है, यानी बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसमें लगाया गया है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं प्रोजेक्ट प्रवीण, ये आप योजना का नाम देख रहे हैं, और ये एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे, मतलब इसको आजमाने के पर्पज से लॉन्च किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि छोटे दायरे में पहले इसको लागू करके देखा जाता है कि इसके परिणाम सार्थक और सकारात्मक हैं या नहीं, मतलब जैसा हमने सोचा था वैसे हैं या नहीं। और जब ये सफल रहता है, कुछ छोटे हिस्सों में इसका जो प्रयोग है वो सफल रहता है, तो फिर इसे बड़े पैमाने पर लॉन्च किया जाता है। तो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसको लॉन्च किया गया था 2022-23 में। ठीक है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस प्रोजेक्ट के माध्यम से राज्य में 61,000 से भी ज़्यादा, ठीक है, 61,000 से भी ज़्यादा लड़के और लड़कियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया है। और यह परियोजना राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 9 से लेकर 12 तक के छात्रों के लिए काम करेगी। तो ये योजना है, और इस योजना का जो समय है उसको अवश्य ही याद रखिएगा। बाकी आप देख रहे हैं कि इसमें कितने लोगों को और क्या इसका उद्देश्य है ये दिया हुआ है। साथ साथ आप देखें फाइलेरिया उन्मूलन के लिए मिशन, फाइलेरिया का उन्मूलन करना है, यानी उसे जड़ से उखाड़ कर खत्म करना है। तो इसके लिए मिशन लॉन्च किया गया है। फाइलेरिया को जड़ से खत्म करने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा वार्षिक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, वार्षिक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी MDA 5 से लेकर 15 फरवरी 2024 तक आयोजित किया गया था। ठीक है, ये इस मिशन का ही हिस्सा था, इससे कुछ अलग नहीं है। और यह अभियान उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में चलाया गया है। ठीक है, यह अभियान जो है ये उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में चलाया गया है। अब प्रश्न कैसे बन सकता है, तो किसी भी योजना से संबंधित प्रश्न आजकल जो फैशन बना हुआ है उसमें यही कि फाइलेरिया उन्मूलन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब इसके बाद नीचे कुछ 2 स्टेटमेंट आपको दे दिया जाएगा। पहले वाले में ये कि इसको जो फाइलेरिया खत्म करने वाला अपना मिशन है उत्तर प्रदेश सरकार का, उसके भाग के रूप में वार्षिक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन 5 से लेकर 15 फरवरी तक आयोजित किया गया। ये पहला आपने स्टेटमेंट देखा। और दूसरे वाले में कह देगा कि यह अभियान जो है ये उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में चलाया गया है। अब आपको पहचानना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ 17 का जो आंकड़ा है वो 16 बना के आपको दिया है, तो आपको एक स्टेटमेंट इसमें से गलत करना पड़ेगा, पहला वाला सही होगा। इसी तरीके से दिया जाता है। ठीक है, उसके साथ एक तीसरा स्टेटमेंट भी बन सकता है कि प्रदेश सरकार ने 2026 और केंद्र सरकार ने 2028 तक फाइलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। तो आप समझ जाएंगे कि जो केंद्र सरकार है उसने 2027 तक का ही लक्ष्य रखा है, 2028 तक का तो रखा नहीं। तो इसमें आपको क्लियर चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि आजकल सरकारी योजनाओं पर सीधे सीधे प्रश्न जो फैक्चुअल है वो पूछना बंद करके फैक्ट और थ्योरी दोनों को मिला के दिया जाता है। तो वैसी परिस्थिति के लिए आपको तैयार रहना है। ध्यान दीजिएगा कि प्रदेश सरकार के द्वारा इसमें जो लक्ष्य रखा गया है वो 2026 तक का है, और केंद्र सरकार का जो लक्ष्य है वो 2027 तक का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कन्या सुमंगला योजना अनुदान के मौद्रिक लाभ में वृद्धि की गई। कन्या सुमंगला योजना कोई आज की तो है नहीं, तो अब इसका जो मौद्रिक लाभ है उसमें वृद्धि की गई। और खास बात यहाँ देखिए, 14 फरवरी 2024 की बात है, मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये घोषणा की गई कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, इसके तहत 6 श्रेणियों में प्रदान किया जाने वाला जो अनुदान है ये अप्रैल 2024, इसका समय देखिएगा, अप्रैल 2024 का जो समय है वहाँ से 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति लाभार्थी सालाना कर दिया जाएगा। इसमें 10,000 का सीधे सीधे इजाफा किया गया, ये एक खास बात। और यहाँ देखिए इसका पीछे का बैकग्राउंड दिया हुआ है। तो अप्रैल 2019 में जो महिला कल्याण विभाग है प्रदेश सरकार का, उसके द्वारा बहुआयामी उद्देश्यों के साथ इस योजना के बहुत सारे उद्देश्य थे, तो कन्या सुमंगला योजना को शुरू किया गया था। इस पहल का उद्देश्य क्या था, तो इसमें कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, बाल विवाह को रोकना, महिलाओं के मतलब लड़कियों के किशोरियों के स्वास्थ्य का और शिक्षा का जो स्तर है उसको सुधारना, और उनकी आत्मनिर्भरता को बढ़ाना। मतलब कुल मिलाकर महिला सशक्तिकरण इसका मेन पर्पस था। उसमें सारी चीज़ें आती, महिला सशक्तिकरण में ये सब कुछ आता है। ठीक है, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने का उद्देश्य, लैंगिक समानता, साक्षरता, स्वास्थ्य, ये सब कुछ इसमें शामिल है। तो वो इसका उद्देश्य था। और इसकी लॉन्चिंग का समय, जो इस योजना की शुरुआत का समय है वो दिया है। वर्तमान में इसमें जो नया हो रहा है उसको आपने देखा। ठीक है,
तो अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए 17 प्रमुख शहरों को सौर शहरों में बदलने की योजना है। ऊर्जा संकट एक बड़ा संकट है और पारंपरिक जो जीवाश्म ईंधन है उन पर निर्भरता बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है, ये आप 1000 बार पढ़ते आ रहे हैं। तो जो अक्षय ऊर्जा के स्रोत हैं उनकी ओर हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए और भारत के पास इसके लिए अपार संभावनाएं हैं। सौर ऊर्जा की हमारे पास कोई कमी नहीं है, कहीं कहीं पवन ऊर्जा की भी अच्छी खासी संभावना है, कहीं कहीं ज्वारी ऊर्जा की भी, लेकिन सौर ऊर्जा तो हर जगह लगभग उपलब्ध है कमोबेश। ठीक है, तो उससे हम अच्छी खासी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, मतलब बिजली का काम तो बहुत आराम से निपटा सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 17 मुख्य शहरों को सौर शहरों में बदलने की योजना है और फरवरी 2024 में प्रदेश सरकार के द्वारा इन शहरों को सौर शहरों के रूप में विकसित करने के लिए योजना अनावृत की गई। तो इसमें 17 प्रमुख शहर होंगे और ध्यान दीजिएगा कि अयोध्या और वाराणसी जैसे जो प्रतिष्ठित शहर हैं वो भी इसमें शामिल है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या को राज्य की पहली सोलर सिटी के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रही है। अब स्टेटमेंट देगा अगर इस मिशन से जुड़ा हुआ, तो इसमें कहा जाएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी को राज्य की पहली सोलर सिटी के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रही है। मान लीजिए ऐसे दे दिया तो आप झट से पहचान जाएंगे कि अयोध्या पहला था, वाराणसी पहला नहीं था। तो इसलिए यहाँ पर एकदम क्लियर, आपको क्रिस्टल क्लियर जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इसको आपने देखा। इसके बाद देखें मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना, सड़क को ही सुधारने की आवश्यकता है। तो देखें शहरों में लोगों को बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को शुरू किया गया और इसके लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई और 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले जो शहर होंगे उसमें इस योजना को शुरू किया जाएगा। सड़कों के नेटवर्क को और बेहतर बनाना, इसका उद्देश्य जड़ से उखाड़कर कोई नई सड़क बनाने का नहीं है। इसका उद्देश्य है जो नई सड़कें बनी हुई हैं या जो सड़कें हैं उनको इस हिसाब से मेंटेन रखा जाए ताकि लोगों को उससे सहूलियत हो। ठीक है, तो ये सब हमने देखा। इसके बाद देखिए आगे यहाँ पर निषाद राज बोर्ड सब्सिडी योजना को, ये 29 मार्च 2023 की है। प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने इसको क्रियान्वित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया है और इसकी ध्यान दीजिएगा कि जो संचालन अवधि है वो 5 वर्ष की। 5 वर्ष मतलब बजट सत्र आपका देख रहे हैं 2022-23 का, वहाँ से 26-27 तक। ठीक है, ये रेंज अवश्य ही याद रखिएगा। बाकी इसमें खास बात यह है कि मत्स्य पालन और मत्स्य आखेट मतलब शिकार, तो मछली के शिकार और मछली पकड़ने पर निर्भर जो निर्धन मछुआरे हैं जिनके पास आजीविका का यही एकमात्र साधन है, तो उनको जल क्षेत्रों में शिकार माही और मत्स्य प्रबंधन हेतु आर्थिक रूप से मजबूत और स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से इस योजना को चलाया गया है। ठीक है, और अवैध शिकार को रोकना भी इसका पर्पज है, ये भी एक इसके पीछे चीज़ छिपी हुई है। तो ये कुछ हमने देखा। इसके बाद देख रहे हैं यहाँ पर कबाड़ नीति को। कबाड़ नीति की शुरुआत आप पढ़ ही चुके हैं पहले से ही। 1 अप्रैल 2023 पुराने वाहनों को स्क्रैप में भेजने की तैयारी। और कितने पुराने वाहन, तो 15 साल से ज़्यादा, 15 साल से ज़्यादा पुराने हैं तो वो अब पर्यावरण के लिए और ट्रैफिक के लिए संकट बनते जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि दुर्घटनाओं का भी सबब बनते जा रहे हैं। तो ये 15 साल से पुराने जितने हैं उनको स्क्रैप में भेजने की तैयारी। इसके बाद देखें आप टाउनशिप नीति 2023, इसको मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तावित किया गया था, मतलब ये 2023 में प्रस्तावित थी। बाकी आप देखें इसका जो समय है वो भी वही दिया हुआ है। उद्देश्य क्या है, खास बात 2 लाख से कम आबादी वाले शहरों में न्यूनतम 12.5 एकड़ यानी 12.5 एकड़ और बड़े शहरों में 25 एकड़ में नई कॉलोनियां बसाई जाएंगी। ये जो आपको डाटा है ना याद रखना है, 2 लाख से कम आबादी वाले शहरों में इतना और जो बड़े हैं उसमें इतना। ठीक, तो ये कुछ आपने देखा। उसके बाद देखें उत्तर प्रदेश की पहली खेल नीति 2023, 10 मार्च 2023 को इसको मंजूरी मिली। ठीक है, 10 मार्च 2023 को इसको मंजूरी मिलती है और इस खेल नीति में ई स्पोर्ट्स को भी शामिल किया गया है। ये एक बड़ी चीज़, और ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जो कि अपनी खेल नीति में ई स्पोर्ट्स को शामिल कर रहा है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने जो खेल विकास कोष है उसके लिए करीब 10 करोड़ रुपए का प्राथमिक धन आवंटन करने का भी घोषणा किया है। ठीक है, 10 करोड़ रुपए की प्राथमिक धनराशि के साथ इस कोष को शुरू किया जाएगा। बाद में जैसी आवश्यकता होगी उसके हिसाब से धन का आवंटन किया जाएगा। तात्कालिक तौर पे इतना है। अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा, मतलब योगी जी की अध्यक्षता में 5 अप्रैल 2023 को हुई कैबिनेट की बैठक जो होती है उसमें राज्य की अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना को मंजूरी दी गई। इसमें तारीख आप देख रहे हैं, बाकी नाम तो यहाँ दिया ही है। इसमें खास बात क्या है, तो इस योजना के तहत सरकार ने प्रदेश के पावरलूम बुनकरों को बड़ी राहत देते हुए बिजली बिल पर फ्लैट रेट की सुविधा देने की बात कही है।
यही इस योजना का उद्देश्य। और योजना का लाभ 1 अप्रैल 2023 से दिया जा रहा है लगातार। तो ये एक बात है, पहले हैंडलूम होता था, बाद में वो मशीन के सहारे बुना जाने लगा तो पावर लूम में बदल गया। तो ये जो बुनकर है इनको इस योजना से बड़ी राहत मिलेगी, ऐसा मानना है। इसके बाद आप देखें शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन योजना, 5 अप्रैल 2023 की तारीख, अनुमोदन प्रदान किया जाता है इस योजना को। और यह योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 से अगले आदेशों तक, जब तक ऑर्डर होता है तब तक, या फिर मतलब आदेश हुआ तो आगे भी चलेगी या पहले भी समाप्त हो सकती है, अदरवाइज 5 साल तक, ठीक है, 5 साल तक लागू रहेगी। अगर उससे पहले ही आदेश आ जाता है बंद करने का तो भाई बंद हो सकती है, जिसने शुरू किया है वो बंद भी कर सकता है, उसमें कोई नई बात तो है नहीं, या उससे आगे भी इसको बढ़ाया जा सकता है। लेकिन मोटे तौर पे 5 साल की अवधि, जो पहले इसमें से कंप्लीट हो जाए, आदेश पहले आ जाए तो पहले, और नहीं तो 5 साल पूरा हो जाए तो 5 साल की अवधि तक चलेगी। और इस योजना में आवेदन के लिए उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरण तथा विशेष क्षेत्र प्राधिकरण जो है वो पात्र होंगे। ठीक है, कौन कौन पात्र होगा, किसकी किसकी पात्रता है उसको आपने देखा, कब तक चलेगी वो देख लिया। अब इस योजना में होगा क्या, तो इस योजना के तहत विकसित किए जाने वाली जो टाउनशिप है, ठीक है, टाउनशिप विकसित की जाएगी जैसा कि इसमें नाम दिया हुआ है, उसका न्यूनतम क्षेत्रफल कम से कम 12.5 एकड़ का होगा, इससे ज़्यादा ही होगा, इससे कम नहीं हो सकता है। इसके बाद देखें आप आगे समर्थ अभियान को, तो इसे पंचायती राज मंत्री जी के द्वारा, ये केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री जी हैं गिरिराज सिंह, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया 25 मई 2023 को लखनऊ में अमृत महोत्सव के तहत। जब देश अमृत महोत्सव मना रहा था तो उस समय इसे लॉन्च किया गया। और इसमें आप देखेंगे कि 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया। यानी समर्थ अभियान का उद्देश्य क्या था, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना। और समर्थ अभियान 1 फरवरी 2023 से शुरू हुआ और 15 अगस्त 2023 तक आज़ादी के अमृत महोत्सव तक जारी रहा। तो इसका पीछे का समय दिया हुआ है। बाकी आप इसमें देखें खास बात क्या है, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना उद्देश्य है, वो तो आप देख ही चुके हैं। अब इसमें बड़ा जोर जो है वो विशेष रूप से महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना, जिससे कि महिलाओं को जोड़ना है, ये भी इसका एक मेन पर्पस। और डिजिटल लेन देन में फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर आ गया है। तो डिजिटल लेन देन एक अब शगल बन चुका है लोगों का, और सरलता भी है इसमें, बहुत ज़्यादा सरल है। कैश के रूप में कोई पैसा आप चुकाएं और ऐसे ऑनलाइन पे कर दें, दोनों में सुविधा है, लेकिन इसके अपने नुकसान भी हैं। अगर बिना सुरक्षा के आप ये कदम उठाते हैं तो आप खतरे में भी आ सकते हैं। तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम होने चाहिए, फिलहाल वो एक अलग मुद्दा है। तो महिलाओं को इससे जोड़ना, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि महिलाएं खासतौर पे ग्रामीण क्षेत्र की, वो अभी भी डिजिटल टेक्नोलॉजी और इस तरह का जो लेन देन है उससे उतनी फ्रेंडली नहीं है, तो उन्हें जोड़ने का उद्देश्य। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना, 12 मई 2023 की बात है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना जो है उसको लॉन्च किया गया, स्वीकृति दी गई। और उद्देश्य है प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल को चुनना। ठीक है, एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल जो होगा उसको चुनना तथा पर्यटन संभावनाओं से परिपूर्ण अल्प ज्ञात पर्यटन स्थलों को भी चिन्हित करना और उसे उच्च स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना। चूंकि ये पर्यटन विकास सहभागिता योजना है तो प्रदेश के जितने महत्वपूर्ण स्थान हैं, अब इसमें विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से उसे तय किया गया है, तो जितने भी महत्वपूर्ण स्थान हैं जो पहले से नामी गिरामी हैं उनको नहीं, जो गुमनामी के अंधेरे में डूबे हुए हैं उन्हें उभारने का पर्पस है, ताकि एक पर्यटन गंतव्य के तौर पे प्रदेश को विकसित किया जा सके। इसके पीछे छुपा हुआ पर्पस वही है, तो इसे आपने देखा। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे, यहाँ देखिए सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना, 21 अगस्त 2023 की बात है। इसको शुरू किया गया था योगी जी के द्वारा और 28 जून 2023 को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में लोक भवन में जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें इसे लागू करने का फैसला लिया गया। तो ये 2 तारीखें हैं। फिलहाल 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की आयु के जो उद्यमी होंगे वो इस योजना के लिए आवेदन के पात्र होंगे, ये आयु सीमा दी हुई है। और क्या खास बात है, तो इस योजना के तहत जो छोटे यानी सूक्ष्म श्रेणी वाले उद्यमी हैं उनको 5 लाख रुपए तक का जो बीमा कवर है, दुर्घटना बीमा कवर है, वो दिया जाएगा। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, 2 जून 2023 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पंचायती राज विभाग की प्रस्तावित उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का शुभारंभ किया है। और इसमें 60% धन जो है ये व्यक्ति को वहन करना होगा और 40% धन राज्य सरकार देगी, यानी एक तरह की जैसे सब्सिडी होती है वैसी ही।
तो 40% धन इसमें राज्य सरकार देगी, बाकी 60% खुद से लगाना होगा। और इसमें होगा क्या कि विदेश में बसे हुए उत्तर प्रदेश के जो निवासी हैं, ये अब अपने पैतृक गांव में अपने परिजनों पूर्वजों की याद में सामुदायिक केंद्र, बारात घर मतलब जो बारात के टिकने का स्थान होता है, और इस तरह के अन्य जो परोपकार वाले काम हैं उसको करवा सकते हैं, मतलब कोई निर्माण करवा सकते हैं। देखा ये गया है कि विदेश में बसने वाले लोग जो हैं, चूँकि बाहर मोटी कमाई करते हैं, मोटी कमाई नहीं करते तो वो इतना घर छोड़ के दूर टिके नहीं होते, वहाँ अच्छी आमदनी होती है तो ही रहते हैं, ठीक है, ज़्यादा पैसे के लालच में जाते हैं, तो वहाँ कमा रहे हैं और उसके बाद फिर वो वहीं पर सेटल हो गए। और यहाँ अगर उनके कोई परिजन रह रहे हैं तो उन्हें कुछ पैसा भेज देते हैं, और जहाँ यहाँ जब भेजते हैं तो वो रुपए में जब कन्वर्ट होता है तो ज़्यादा हो जाता है, तो लोग खुश हो जाते हैं। ये एक सामान्य चीज़ है। लेकिन वो अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं, या अपने उस जन्म स्थान के लिए क्या कर रहे हैं जहाँ से कि वो उठकर वहाँ तक गए, तो इसके लिए अगर वो योगदान देना ही चाहते हैं तो दे सकते हैं इस माध्यम से। ये एक अच्छी पहल, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, नंद बाबा दुग्ध मिशन जून 2023 में उत्तर प्रदेश के दुग्ध उत्पादक किसानों की आमदनी बढ़ाने और दूध की बिक्री गांव में ही सुनिश्चित करवाने के उद्देश्य से, ताकि बाहर न ले जाना पड़े, तो इसके उद्देश्य से इस मिशन को लॉन्च किया गया। और इसमें दूध का उत्पादन करने वाले जो किसान हैं उनकी आमदनी को बढ़ाने का प्रयास होगा। और इसके लिए राज्य इस मिशन पर अगले 5 वर्षों तक काम करेगी और 1000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। दूध एक कच्चा सौदा होता है, गाँव में इसको कच्चा सौदा कहा जाता है, मतलब जल्दी खराब होता है। अगर इसकी प्रोसेसिंग ना करके इसको बाहर भेजा जाए तो खराब होने की संभावना और पैसा बर्बाद होने की संभावना ज़्यादा होती है। और इन सामान्य किसान वर्ग के पास ऐसी सुविधाएं कहाँ कि मिल्क प्रोसेसिंग करके उसकी चीज़ बना लें, उसका पनीर बना लें। बना भी सकते हैं, लेकिन वो सबकी पहुंच में नहीं है और इतना आसान नहीं, अपनी जो ग्रामीण व्यवस्था है उसके हिसाब से। तो गांव में ही बिक्री सुनिश्चित हो और गांव में उन्हें ऐसे औने पौने दाम न बेचना पड़े, किफ़ायती लागत प्रभावी उनका जो उत्पादन है वो हो जाए, और उसके साथ उन्हें मुँहमांगा दाम, जो निर्धारित दाम है, मुँहमांगे का मतलब मनमाना नहीं, जितना दूध का निर्धारित एक तय किया हुआ दाम है वो उन्हें प्राप्त हो, ठीक है। तो ये एक चीज़। इसके बाद मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, अब इस योजना को पूरे राज्य में लागू करने की घोषणा हुई थी जुलाई 2023 में। इसमें होगा क्या, तो किसानों को आवारा पशुओं से अपनी फसलों को सुरक्षित रखने के लिए सोलर फेंसिंग लगाने की सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है। और लघु सीमांत किसानों को प्रति हेक्टेयर लागत जो होगी उसका 60% या अधिकतम 1.43 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा, ठीक है, मतलब 1,43,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। और इस योजना का उद्देश्य किसानों की आमदनी को बढ़ाकर फसलों के नुकसान को कम करना है। तो ये एक बात। इसके बाद नंदिनी कृषक बीमा योजना है यहाँ पर, और इसका शुभारंभ किया गया था वही जुलाई 2023 का समय। इसमें पशुपालकों तथा किसानों को स्वदेशी उन्नतिशील नस्ल की गाय उपलब्ध कराई जाएगी, स्वदेशी गाय। और योजना का उद्देश्य है देसी नस्ल की गायों को बढ़ावा देना, क्योंकि विलायती नस्ल पे हम कुछ ज़्यादा ही लोभित हो जाते हैं, ठीक है, आकर्षित हो जाते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कृषक तथा पशुपालकों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में बढ़ोतरी के उपाय करना, ये सारी चीज़ें। मेरी माटी मेरा देश अभियान, लखनऊ का जो काकोरी है वहाँ पर मुख्यमंत्री जी के द्वारा 9 अगस्त 2024 को इसको, माफ़ कीजिएगा, 9 अगस्त 2023 को इसको लॉन्च किया गया था। और इस अभियान के तहत देश के हर गांव, ब्लॉक, नगर निगम, नगर पालिका स्तर पर कार्यक्रम चलाए जाएंगे। और इस दौरान देश के लिए जीवन बलिदान करने वाले बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जाएगा। और ये जो अभियान लॉन्च किया गया है, इसमें नाम भी रखा गया है मेरी माटी मेरा देश, और शुरू करने की जगह जरा देखिए, काकोरी, ठीक है। तो ये इसमें योजना का उद्देश्य, मतलब अभियान का उद्देश्य आपने देखा। इसके बाद शिक्षुता प्रोत्साहन योजना है उच्च शिक्षा के लिए, कैबिनेट के द्वारा इसमें इसका विस्तार किया गया, ठीक है। 22 अगस्त 2023 को इसका विस्तार किया गया, और इसमें सभी ग्रेजुएट किए हुए जो युवा हैं, मतलब BA BSc या ग्रेजुएशन उनका कंप्लीट हो चुका है, तो ऐसे युवाओं को जोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। और कैबिनेट ने योजना का जो पूरा दायरा है उसके अंतर्गत प्रशिक्षुओं को निजी प्रतिष्ठानों की ओर से दिए जाने वाले स्टाइपेंड में, ठीक है, ये निजी प्रतिष्ठान जो है इनकी ओर से दिए जाने वाले स्टाइपेंड में 1000 रुपए की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार की ओर से किए जाने की सहमति दी। तो स्टाइपेंड की राशि को बढ़ाकर आप देख रहे हैं इसमें कर दिया गया है 9000 रुपये। तो कुल मिलाकर इसमें दायरा बढ़ाया गया है, और इसमें जो ग्रेजुएशन किए हुए युवा हैं उनको शामिल करने का प्रस्ताव था। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखें आप, सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना 21 अगस्त 2023 की है। विश्व उद्यमिता दिवस उस दिन मनाया जाता है, तो उसी के मौके पर मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो ये लोक भवन सभागार है वहाँ पे इसे लॉन्च किया गया। अब 21 अगस्त को सोमवार था, वो दिन आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है।
फिलहाल ये जो सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना है, ये राज्य में स्थापित किए जाने वाले 3 नए प्लेस पार्कों के विकासकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि की पहली किस्त का चेक यहाँ पे वितरित किया गया था। तो कुल मिलाकर योजना का जो आरंभ करने का समय इत्यादि है वो दिया हुआ है। अब इसमें छोटे उद्यमियों के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होगी। योजना कब शुरू हुई, कहाँ से लॉन्च किया गया, किसी खास शहर से लॉन्च किया गया या किसी खास मौके पे लॉन्च किया गया है, तो वो पता होना चाहिए। केंद्र सरकार की है कि प्रदेश सरकार की है, तो यहाँ तो आप प्रदेश सरकार की ही देख रहे हैं, तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। उसके साथ साथ योजना का मूल होता है उद्देश्य और उसके क्रियान्वयन की अवधि। इतना अगर पता है तो सारी चीज़ें क्लियर है। और वहाँ देखिए नीचे कि मुख्यमंत्री सूक्ष्म दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम पूंजी तथा 40 लाख रुपए से कम टर्नओवर वाले 90 लाख से ज़्यादा छोटे उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर दिया जाएगा। ठीक है, ये इसकी खास बात। इसके बाद एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना है। कृषि क्षेत्र को विकसित करने हेतु जल तथा मृदा संरक्षण के साथ साथ फल फूल, मत्स्य, पशुपालन, डेयरी, इसको एकीकृत रूप से विकसित किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इसको एकीकृत किया जाएगा, ये खास बात। और इसके लिए एक जिला एक उत्पाद यानी जो ODOP वाला प्रोग्राम था, उसी के तहत प्रदेश सरकार माफ कीजिएगा, उसी की तर्ज पर प्रदेश स्तर पर एक ब्लॉक एक उत्पाद यानी OBOP, जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट था, वैसे ही 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट के हिसाब से इसको प्रोत्साहित किया जाएगा। उद्देश्य होगा प्राथमिक क्षेत्र, मतलब जो प्राइमरी सेक्टर है, वहाँ के उत्पादों को अच्छा बाजार मूल्य मिल सके, क्योंकि वो बेचारे जो हैं वो बढ़िया मुनाफा नहीं कमा पाते, और मुनाफा जब अच्छा नहीं होता है तो जो बेचने वाला व्यक्ति है वो हतोत्साहित होगा। वही बात है, तो उसको मतलब इस दिक्कत से निजात पाने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। और इसके लिए गुणवत्तापूर्ण उत्पादों का संवर्धन करके एग्रो प्रोसेसिंग हेतु किसानों को जागरूक किया जाए। ठीक है, कृषि विभाग इसमें काम कर रहा है, वो तो करेगा ही क्योंकि उसी से संबद्ध योजना है। तो ये सब हमने देखा। इसके बाद कृषि यांत्रिकरण योजना है। वर्ष 2023 हेतु प्रदेश सरकार के द्वारा सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना, यानी यही कृषि यंत्रीकरण योजना, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट क्रॉप रेजिड्यू योजना एंड कृषि यंत्रीकरण हेतु जो मंजूरी है उसको दी जाती है। तो ये जो मैकेनाइजेशन का प्रोग्राम है, मतलब यंत्रीकरण की योजना है, इसमें होगा क्या, ये तो हमने देखा कि जो वर्ष 2023 है उसके लिए मंजूरी दी गई थी, तो ये पुराना समय आपने देख लिया, उसी से संबंधित योजना का यहाँ पे पूरा फैला हुआ जो प्रारूप है वो दिया हुआ है। अब इसमें किसानों को 10,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक के कृषि यंत्र खरीदने पर छूट दी जाएगी। ठीक है, और छूट जो है वो 40 से 80% तक की होगी, यानी एक अच्छी खासी छूट होगी। और विभाग ने इस पूरी कार्य योजना को तैयार करने का निर्देश दिया है। और साथ में आप देखेंगे सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर का भी कुछ डाटा दिया हुआ है। इस योजना, ये यहाँ देखें, इस योजना में एक ऐसा केंद्र बनाया जाएगा जिसमें कि किसान 10 लाख रुपए तक का यंत्र ले सकते हैं और 40% की छूट मिलेगी। और एक खास बात नीचे कि फार्म मशीनरी बैंक, ये जो है इसमें प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट वाला जो है, इसमें खास बात यह है कि फार्मर मशीनरी बैंक जो है वो बनाए जाएंगे इस योजना के तहत। इसी योजना के बारे में हम देख रहे हैं। तो इस योजना के तहत क्या होगा, जो फार्मर मशीनरी बैंक है वो बनाए जाएंगे और फसल प्रबंधन करने वाले यंत्र भी इसमें लिए जा सकते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर यह प्रोजेक्ट 15 लाख रुपए का है और इसमें 80% की छूट दी जाएगी। कृषि यंत्रीकरण का यहाँ पे क्या है, तो कृषि यंत्र खरीदने के लिए किसानों को अनुदान वही 40 से 50% का अनुदान इसमें मिलेगा। तो ये सारी बातें इससे जुड़ी हुई हमने देखी। ठीक है, अगला हम देखने वाले हैं नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। तो नंदिनी कृषक समृद्धि योजना सितंबर 2023 का समय गौवंशीय पशुओं की नस्ल सुधार करना, दुग्ध उत्पादन बढ़ाना, उसके लिए नंद बाबा मिशन जो पीछे हमने देखा था उसी के तहत इसको शुरू किया गया है। और पहले चरण में लाभार्थियों को 25 दुधारू गायों की 35 इकाइयां स्थापित करने के लिए सरकार, मतलब प्रदेश सरकार, सब्सिडी देगी। और इसमें गायों की खरीद, संरक्षण और भरण पोषण जैसे मदों में सहायता किया जाना शामिल है। तो पहला चरण यानी 2023 से लेकर 24 का जो समय है उसमें प्रदेश के 10 मंडल मुख्यालय का मतलब हो गया कि अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा और बरेली, वहां पर इसे संचालित किया जाएगा। ये पहले फेज का यहाँ पर मंडलों का नाम दिया है। मंडल का मतलब समझ रहे हैं ना, प्रत्येक मंडल में कुछ जिले होते हैं, तो वो चीज़ है। अब इसमें कुछ और नई बात है, आप देख रहे हैं। उद्देश्य है, नया क्या है तो आप जानते हैं कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन की क्षमता बढ़ाना और उसके साथ साथ जो आमदनी है किसानों की, जो कि एग्रीकल्चर के साथ ये पशुपालन जो है, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी सेक्टर जो है, ये एक एलाइड सेक्टर के तौर पे देखा जाता है, मतलब एक संबद्ध उद्योग के तौर पे देखा जाता है, जो कि किसानों की आमदनी में पहले से ही इजाफा करता रहा है।
तो उसको और बेहतर तरीके से किया जाए, मतलब व्यावसायिक तरीके से किया जाए। गौवंश में सुधार किया जाए जिससे कि दुग्ध उत्पादन की क्षमता में वृद्धि हो, और गोपालन अथवा महिष पालन का कम से कम 3 वर्षों का अनुभव इसमें होना चाहिए। बिना अनुभव के ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। तथा इसका आप देखेंगे 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, वो तो ठीक है, इसका प्रमाण संबंधित जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उनके द्वारा दिया गया। और अपने गांव गिराव के जितने खेतीहर लोग हैं, किसान हैं, मतलब ऐसा नहीं कि नए नवेले अभी एकदम से पढ़ लिख कर आए और खेती का अपना जो बिजनेस है वो खोल के बैठ गए और वहाँ से मुनाफा कमा रहे हैं, इस टाइप के किसान नहीं। जो पीढ़ियों से किसान हैं, उनके पास पशु पालन करने का और फसल उगाने का, दोनों का किसी भी सरकार और किसी भी वैज्ञानिक से कहीं ज़्यादा बेहतर अनुभव होता है। उन्हें किसी से सर्टिफिकेट या सनद की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन सरकार है, अब उसने ऐसी योजना बनाई। और उसके साथ साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर कि दुधारू पशु मतलब जो गौवंश हैं, उनमें जो अपनी देसी नस्लें हैं जैसे कि साहिवाल है, गिर है, थार पारकर है, गंगा तीरी है, ये सब गायें शामिल की जाएंगी क्योंकि ये दुधारू गायें होती हैं, मतलब दुग्ध उत्पादन करने वाली बेहतर देसी नस्लें होती। इकाई की स्थापना के लिए कम से कम 0.5 एकड़ की, मतलब आधे एकड़ की जमीन की आवश्यकता होगी, जगह होनी ही चाहिए। इसके बाद स्वदेशी गौ संवर्धन योजना को देखते हैं। अगस्त 2023 में मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना की घोषणा की गई है और इसमें गौ पालकों को अधिकतम 80,000 रुपये का अनुदान दिए जाने की व्यवस्था है। तो इसमें 18 जनपदों, जैसे कि 18 जनपदों का मतलब इसमें पहला फेज चलाया जा रहा है ना, तो इसमें पहले फेज में सिर्फ 18 जिले, लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़, प्रयागराज, चित्रकूट, मिर्जापुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, वहाँ पर इसे संचालित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपने देखा। अब यहाँ देखें, जल आधारित पर्यटन और साहसिक क्रीड़ा नीति 2023, 1 अगस्त 2023 की बात है। इसको अनुमोदित किया गया मंत्रिमंडल के द्वारा और इसमें नोडल एजेंसी कौन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसकी नोडल एजेंसी है उत्तर प्रदेश का राज्य पर्यटन निगम। ठीक है, और ये अपनी अधिसूचना की तारीख यानी 2023 की, जो अगस्त 2023 की तारीख है, वहाँ से अगले 10 वर्षों तक के लिए वैलिड होगी। ये कुछ खास बात है। अब इसमें उद्देश्य क्या था, तो इसमें अंतर्देशीय उत्तर प्रदेश में जितने भी भू आधारित, वायु आधारित और जल आधारित, जैसे कि जल मार्गों और बांधों, जलाशयों, झीलों, नदियों, तालाबों या राज्य के अधिकार क्षेत्र में आने वाले जितने भी जल निकाय हैं या भूमिखंड हैं, उन पर की जाने वाली जितनी भी एडवेंचरस एक्टिविटी होंगी, साहसिक गतिविधियाँ होंगी, उन सब पर ये योजना लागू हो। और इसकी अवधि कितनी है, तो 10 साल। इसके बाद आप देख रहे हैं ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये शहरी योजना है, सीएम ग्रिड योजना इसको कहा गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री ग्रिड योजना या फिर सीएम ग्रिड योजना। अब 10 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के द्वारा, मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें शहर की सड़कों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से, ठीक है, शहर की जो शहरी इलाके हैं उनकी सड़कों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से इस ग्रिड योजना को लॉन्च किया गया और इसमें भी फेज चलाए गए इस योजना के। तो पहला चरण जो इसका था उसमें 17 नगर निगमों को शामिल किया गया। कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा, अयोध्या, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, फिरोजाबाद, बरेली, मथुरा, वृंदावन, मेरठ, मुरादाबाद, लखनऊ, वाराणसी, शाहजहांपुर और सहारनपुर। दूसरे चरण में क्या होगा, नगर पंचायत और पालिका परिषद जो हैं वहाँ की सड़कों को भी शामिल कर लिया जाएगा। पहले बड़ा दायरा, उसके बाद जो छोटे स्तर है वहाँ तक। बाकी आप देखें कि 2023-24 में वित्तीय वर्ष जो था उसमें इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी। 500 करोड़ रुपए की जो धनराशि है उसको आवंटित किया गया था। अब यहाँ आप इस पेज पर 2 योजनाओं को देख रहे हैं, पहली है वंदन और दूसरी है हॉट कुक्ड मील योजना। तो पहले वंदन को देख लेते हैं। 10 अक्टूबर 2023 की तारीख, कैबिनेट की बैठक में ये मंजूरी दी गई इसको। अब इसमें आप देखेंगे कि शहरी निकायों में स्थित जो सांस्कृतिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल हैं उनके विकास के लिए वंदन योजना को लॉन्च किया गया। शुरुआत इसकी 2023-24 का जो अपना वित्तीय वर्ष है उसी में की गई है और इस वित्तीय वर्ष में इसके लिए धनराशि आवंटित की गई है 50 करोड़ रुपए। तो ये कुछ इसमें डाटा है। और अगला गरम गरम खाना यानी हॉट कुक्ड मील योजना, और इसमें आप देख रहे हैं ये 24 नवंबर 2023 की है। अब इसमें क्या होगा, अयोध्या के एक कंपोजिट स्कूल में 3 से लेकर 6 साल के बच्चों के लिए इस योजना को शुरू किया गया। यही एक खास बात। आगे चले, आकांक्षी नगर योजना को देख लीजिए। 12 सितंबर 2023 को 20,000 से 1 लाख की आबादी वाले 100 सबसे पिछड़े, यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रदेश सरकार ने क्या किया, 20 लाख या उससे ज़्यादा आबादी वाले 20,000 या 1 लाख, इस बीच में
अर्थात 20,000 से लेकर 1 लाख की आबादी वाले जो 100 सबसे ज़्यादा पिछड़े शहरी निकाय होंगे, वहाँ पर इस आकांक्षी नगर योजना यानी एस्पिरेशनल सिटी योजना को लॉन्च किया, मतलब इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अब इसमें 16 मापदंड होंगे। ऐसे किसी को भी एकदम पिछड़ा नहीं घोषित कर दिया जाएगा, उसके लिए कुछ मापदंड होते हैं। तो उसके आधार पर नीति आयोग के द्वारा 762 शहरी निकायों में से करीब 100 महत्वाकांक्षी शहरी निकायों का चयन शामिल होगा। इसमें चयन कौन करेगा? तो नीति आयोग करेगा। फिलहाल आप देख रहे हैं कि ये योजना 2026 तक, 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। ये एक खास बात। लेकिन डैशबोर्ड के जरिए लागू होने का जो घोषित यहाँ समय दिया है, अंतिम समय दिया हुआ है, वो है 2026 31 मार्च। लेकिन डैशबोर्ड के जरिए इसकी मॉनिटरिंग बाद तक की जाएगी, यानी 2028 31 मार्च, यानी अगले 2 वर्षों तक भी की जाएगी। अब उत्तर प्रदेश की ये जो एस्पिरेशनल सिटी योजना है, इसमें आप देखेंगे कि ऐसी विकास योजना को शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश देश में पहला राज्य है। ये एक इसमें खास बात। इसके बाद अब यहाँ देखें, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं थोड़ा और पीछे वाली है, तो एकदम लेटेस्ट हमने देखा, यानी 2023-24 की। अभी 2022-2021 वाली देख लेते हैं। तो इसमें है आपका स्कूल चलो अभियान। स्कूल चलो अभियान के लिए 4 अप्रैल 2022 की तारीख है। श्रावस्ती जिले का जो जयचंदपुर कटघरा उच्च प्राथमिक विद्यालय है, वहां से इसको लॉन्च किया गया। उद्देश्य था उत्तर प्रदेश में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन को सुनिश्चित करना। ये इसमें खास बात। अगला आप देख रहे हैं नगर सृजन योजना। अगस्त 2022 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस योजना को अनुमोदित किया गया और इस योजना के तहत 2017-18 से अब तक, ठीक है, 2017-18 का जो समय है, वहां से लेकर अब तक बनने वाले 191 निकायों तथा और भविष्य में जो बनने वाले निकाय हैं, वहां पर नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं देने के लिए 550 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। ठीक है, जितनी भी आधारभूत सुविधाएं होती हैं उसके लिए बजट आवंटित किया गया है। अब कौन कौन सी हैं? तो भाई अच्छी सड़क होनी चाहिए, पानी निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए, सीवर वाली व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, पार्क और परिषदीय विद्यालय होने चाहिए। कम से कम इतना ढांचा तो होना ही चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई और उद्देश्य है शहरों की तर्ज पर जो नए बने हुए नगर निकाय हैं, वहाँ पर भी निवासियों को अच्छी जो जीवन जीने के लिए मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो सब पूर्ण की जाती रहे। ठीक है, इस चीज़ को आपने देखा, मतलब उसमें बिजली है, पेयजल है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन है, स्ट्रीट लाइटिंग है। पता लगा सड़क पे ही अंधेरा छाया हुआ है तो किस काम का? तो ये सारी जो बुनियादी सेवाएं हैं वो यहाँ पर दी जाएंगी। इसके बाद आप देख रहे हैं यूपी परिवार कल्याण कार्ड योजना को, ये PKC योजना कही जाती है शॉर्टकट में। और इसकी घोषणा योगी जी के द्वारा राज्य की परिवार इकाइयों का एक व्यापक डेटाबेस स्थापित करने के लिए, मतलब इसमें आप देखें कि जो डेटाबेस स्थापित किया जाएगा उसी के आधार पर रोजगार, पेंशन, आवास लाभ, इस तरह की जो योजनाएं हैं उसके लिए लाभार्थियों की पहचान आदि भी की जाएगी। तो उसी के उद्देश्य से इसे निकाला गया है। बाकी इसमें और क्या खास बात हो सकती है? तो PKC जो है, यानी ये योजना परिवार कल्याण कार्ड योजना, इसमें प्रत्येक परिवार के लिए एक विशिष्ट 12 अंक का ID नंबर दिया जाएगा, जैसे आधार कार्ड और आधार नंबर होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। और परिवारों के लिए डेटा का प्रारंभिक संग्रह राशन कार्ड के माध्यम से किया जाएगा, राशन कार्ड। और क्या देखें उद्देश्य इसमें? उद्देश्य ये है कि कोई भी परिवार जो कि किसी कारणवश सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह गया है, उसको प्रत्येक योजनाओं का अगर वो हकदार है तो उसका लाभ मिलता रहे। और पात्र और अपात्र जितने भी नागरिक हैं सबकी पहचान सरकार के पास रहेगी। तो ये इसमें खास बात है। इसके बाद आगे चलते हैं और यहाँ पर कीट रोग नियंत्रण योजना है। मतलब कीट नियंत्रण योजना और रोग नियंत्रण योजना, बहुत सारे रोग जो है वो कीटों की वजह से होते हैं। तो इसे लागू किया गया था 2017-18 के वर्ष से 2021-22 तक के लिए। ठीक है, ये राज्य में लागू हुई थी पहले का समय। लेकिन अब इस योजना को 5 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया है, इसलिए ये चर्चा में। मतलब ये हुआ कि अब 2022-23 से लेकर ये 2026-27 तक पूरी संचालित होगी और उसके लिए इसे मंजूरी मिल चुकी है। तो ये हमारे लिए प्रासंगिक। लक्ष्य ये था कि फसलों में खरपतवार रोग तथा कीटों से होने वाली क्षति को नियंत्रित किया जा सके। और सितंबर 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में हुई जो बैठक है, उसमें विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों के जरिए किसानों की फसलों को नुकसान से बचाने के लिए कीट नियंत्रण योजना और रोग नियंत्रण योजना को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी गई। तो इस योजना में कुछ और खास नहीं है, बस इसे आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और कब तक बढ़ाया गया है? तो 2026-27 तक। इसके बाद देखें आप MSME प्रमोशन पॉलिसी 2022 और बायो एनर्जी पॉलिसी जो उत्तर प्रदेश की है 2022 से लेकर 27 तक चलेगी। तो ये दोनों 28 सितंबर 2022 की बात। प्रदेश की कैबिनेट ने MSME और बायो एनर्जी परियोजनाओं की स्थापना में मदद करने के लिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम संवर्धन नीति जो अपनी है, यानी MSME पॉलिसी 2022
और साथ में बायो एनर्जी नीति 2022 उसको मंजूरी दी। इन दोनों नीतियों को मंजूरी दी गई थी, वो तारीख आप देख रहे हैं, ठीक है। और इसमें 10% से लेकर 25% तक का उपादान जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा पूंजीगत माध्यम के रूप में। और भौगोलिक संकेतक, ठीक है, जो जीआई टैग होते हैं या पेटेंट इत्यादि को प्राप्त करने के लिए 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। ये सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, जो कि इसमें खास बात है। उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि स्वच्छ हरित तकनीक को अपनाने के लिए जितनी भी एमएसएमई इकाइयां हैं उनको अधिकतम 20 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का भी प्रावधान किया गया है। तो ये सब कुछ अच्छी बातें हैं। अगला हम देख रहे हैं, ये नई एमएसएमई पॉलिसी है 2022 की, और इसके लिए शासनादेश बाकायदा जारी किया गया था 28 सितंबर की तारीख में। और यह जो नीति आप देख रहे हैं ये सितंबर 2027 तक चलेगी, ठीक है। इसके जो क्रियान्वयन का समय है 2022 से लेकर 2027 यानी 5 साल का है। अब खास बात क्या है, तो नए सूक्ष्म उद्योग के लिए ऋण पर देय वार्षिक ब्याज का 50% का मतलब अधिकतम 25 लाख रुपए, ठीक है। पैसे के हिसाब से अधिकतम 25 लाख रुपए, और वैसे अगर प्रतिशत में दिया रहे तो 50%। तो 50% प्रति इकाई 5 वर्षों के लिए दिया जाएगा, प्रति इकाई 5 साल के लिए दिया जाएगा। 5 साल की इसकी रेंज भी रखी गई। और रोजगार सृजन में 15% की वार्षिक वृद्धि की संभावना है। मतलब अगर इसको लाया जाता है और लागू किया जाता है, जो कि किया गया, तो उससे ऐसी आशा की गई है कि 15% तक जो रोजगार सृजन है उसमें इजाफा होगा। इसके बाद आप देखें औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति को, जो कि यहाँ पर है 2022 की नीति है। अधिसूचना की तारीख से, यानी आप देखें निर्गत हुई ये नीति जो है 3 नवंबर 2022 में, वहाँ से 5 वर्ष तक प्रभावी रहेगी, यानी 2022 से लेकर 2027 तक। और इसमें राज्य को वही US डॉलर के हिसाब से 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य, और उसमें मदद करने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा औद्योगिक निवेश और रोजगार को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से इस नीति को लाया गया। तो कुल मिलाकर वो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा गया है, तो वहां तक पहुंचना है और उसके लिए इस योजना को लाया गया। 5 साल तक चलेगी, और इसकी अधिसूचना की जो तारीख है उसको आप देख रहे हैं। इसके बाद देखें आगे, महिला सामर्थ्य योजना है। यूपी महिला सामर्थ्य योजना 22 फरवरी 2021 को लॉन्च की गई थी, और इसके अंतर्गत महिला दुग्ध उत्पादकों की सहायता समूहों की आय, दुग्ध उत्पादकों का सहायता समूह जो है उसकी आय में वृद्धि होगी। ये देख रहे हैं, महिला दुग्ध उत्पादकों के सहायता समूहों की आय में वृद्धि होगी। और इस योजना के तहत आप देखें रायबरेली, गोरखपुर, बरेली, प्रयागराज और लखनऊ में 5 मिल्क प्रोड्यूसर कंपनीज की स्थापना की जाएगी, मतलब उसका लक्ष्य रखा गया। तो ये कुछ खास बातें हैं। इसी क्रम में आप देख रहे हैं यूपी ग्लोबल सिटी अभियान को, और अभियान की शुरुआत शहरी विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा जी ने 7 जनवरी 2023 को की थी। और प्रदेश सरकार ने राज्य के शहरी निकायों को वैश्विक मानकों के हिसाब से बनाने के लिए राज्यव्यापी 100 दिवसीय यूपी ग्लोबल सिटी अभियान को लॉन्च किया। ये 100 दिन तक चलने वाला अभियान, और राज्य के सभी 762 शहरी निकायों में इसको शुरू किया गया। उद्देश्य ये था कि राज्य में शहरी क्षेत्रों को वैश्विक मानकों के हिसाब से विकसित किया जाए, वैश्विक मानक, ठीक है। और इसमें शहरी सुविधाओं में कौन कौन सी चीज़ें, तो जितनी भी सुविधाएं हैं, जितनी भी आधारभूत सुविधाएं हैं, उनमें पहली चीज़ सुधार लाना। उसके अलावा वायु की गुणवत्ता को बेहतर करना, जो कि शहरों की एक बड़ी समस्या है। उसके साथ साथ स्वच्छता और सौंदर्यीकरण पर ध्यान देना, और कचरा निपटान, जो कि कचरों के पहाड़ आसपास शहरों के खड़े होते जा रहे हैं, तो उनसे निपटना, इस सब पे ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। स्वच्छ वायु की व्यवस्था, उसके साथ साथ जो कचरा प्रबंधन है उसको किया जाए। जैसे दिल्ली, अब एकदम साफ सुथरा हम दिल्ली शहर को कर भी दें तो आसपास कचरे के पहाड़ खड़े होते जा रहे हैं। दिल्ली के बाहर वाले जितने इलाके हैं, आप देखेंगे दूर से लगेगा कि कोई पहाड़ बन गया है नया, लेकिन असल में वो कचरे का ढेर। तो इस तरह की जो कचरे का भयंकर जमावड़ा इकट्ठा होता जा रहा है, उसका निपटान करना, ये भी इसमें उद्देश्य में शामिल किया गया है। और इस वैश्विक आयोजन में सरकार ब्रांड यूपी पेश करेगी, तो ब्रांड यूपी को लॉन्च किया जाएगा, ये आपने देखा। उसके बाद आप देखें मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना को 25 नवंबर 2022 को आप देखेंगे मुख्यमंत्री जी की जो मंत्रिमंडल है उसके द्वारा इसको संचालित किए जाने संबंधी जो प्रस्ताव है उनको परमिशन मिलती है, और ये 5 साल के लिए क्रियान्वित होगी। कार्यान्वयन का जो समय सीमा या अवधि दी हुई है वो है 5 वर्ष की, और इसमें सरकार सामान्यतः जो पावर लूम बुनकर है उनको सोलर प्लांट की कुल लागत का 50% शासकीय अनुदान देगी। वे सोलर प्लांट लगा सकते हैं और वहाँ से अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, और उसमें अनुदान सरकारी कितना रहेगा, 50%, 50% उन्हें सहायता मिलेगी। डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना, नीचे आप देख रहे हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, साथ में डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, उनके द्वारा लॉन्च किया गया था इसे 2022 22 अप्रैल की तारीख में,
ठीक है। और ये वाराणसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय का, जो वाराणसी में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का ये क्षेत्र है, मतलब यहाँ आप देखें, इसको जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं उनके द्वारा लॉन्च किया गया था और इसे बीएचयू में इसका शुभारंभ किया गया, डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का, जिसे कि DSCE कहा जाता है शॉर्टकट में। तो कुल मिलाकर इसका उद्देश्य क्या है? बीएचयू में लॉन्च हुई, केंद्रीय मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया और 22 अप्रैल 2022 की तारीख है, वो तो ठीक है, लेकिन इसमें अनुसूचित जाति के छात्रों को संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, इसके द्वारा आयोजित की जाने वाली जो सिविल सेवा परीक्षा है उसके लिए उच्च गुणवत्ता युक्त मुफ्त कोचिंग की सुविधा दी जाएगी। ठीक है, मार्गदर्शन फ्री है। अब उसके बाद आपकी मेहनत पर निर्भर करता है कि आप कैसे और कितना बढ़िया सिलेक्शन लेते हैं। उसके बाद देखें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना, इसको लोक भवन सभागार में लॉन्च किया गया, शुभारंभ इसका किया गया योगी जी के द्वारा और 21 जुलाई 2022 की तारीख। और ऐसी इस प्रकार की योजना को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है, ये भी एक खास बात। और ये है पंचामृत, किसानों की आमदनी दोगुना करने का लक्ष्य इसमें है और इसे लॉन्च किया गया था, इसकी घोषणा हुई थी 4 अगस्त 2022 को यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये सब आपने देखा। इसके बाद अगली है अपनी उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना और इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से इसे 15 सितंबर 2021 को शुरू करने की घोषणा की गई और ये आम आदमी को राज्य के विकास कार्यों में प्रत्यक्ष भागीदार बनाएगी, ये एक खास बात है। इसमें जो खर्च होने वाली कुल लागत है उसका 50% तो सरकार वहन करेगी, लेकिन 50% परियोजना में भागीदारी करने वाले नागरिक को देना पड़ेगा। ठीक है, जो भी इस योजना में भागीदार बनेगा उसको 50% इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये एक चीज। अगला हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को 29 मई 2021 की तारीख इसकी घोषणा की गई और आप देखें कि इस योजना के तहत बच्चों के यहाँ देखिए, बच्चों के वयस्क होने तक उनके अभिभावक या देखभाल करता, जो भी उनका केयर टेकर है या उनका परिजन है, उसको प्रतिमाह 4,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। और 10 साल से कम उम्र के ऐसे बच्चे जिनका कि कोई भी परिवार या कोई भी देखरेख करने वाला नहीं है, ऐसे सभी बच्चों को प्रदेश सरकार के द्वारा भारत सरकार की सहायता से संचालित होने वाले जो राजकीय बाल गृह हैं वहाँ पर आवासीय सुविधा दी जाएगी। ठीक है, मतलब जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए व्यवस्था और बाकी जिनके पास अभिभावक हैं उनके लिए फिर प्रतिमाह इतना उसमें अरेंजमेंट किया गया है। आगे चलते हैं और यहाँ देखें आप यूपी कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना। हालांकि कोविड-19 अब एक इतिहास बन चुका है और अब उसे हम एक सामान्य जुकाम की तरह से ही लेते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इस वित्त पोषण योजना को मंजूरी मिली थी 15 मई 2021 की तारीख में। और यूपी कोविड आपातकालीन वित्तीय सहायता योजना इकाई की स्थापना के लिए इसमें न्यूनतम निवेश की आवश्यकता 20 लाख रुपए निर्धारित की गई। ठीक है, और मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना को तो आप जानते ही हैं। 15 फरवरी 2021 की तारीख प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी के लिए इसको शुभारंभ किया गया था इसका और सभी 18 मंडलों में इसको शुरू किया गया। इसमें कोई भी ऐसा पायलट प्रोजेक्ट जैसा नहीं था, ये सब जगह लॉन्च हुई प्रदेश में एक साथ। ठीक है, और इसके तहत अभ्युदय कोचिंग खोली जाएंगी या खोली गई है। दूसरे चरण में इसे जिला स्तर पर भी लागू किया जाएगा। ठीक है, तो जिला स्तर पर लागू करने वाला काम भी शुरू किया जाए। इसके बाद आप देखिए आगे, यहाँ पर ये योजना है अनूठी उपहार योजना। कोरोना टीकाकरण को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। 2021 अप्रैल में इसको लॉन्च किया गया था। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 वेटलैंड, ये देखिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 वेटलैंड पहल दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश का जो वन विभाग है उसके तहत इसको, मतलब उसी के सौजन्य से इसको लॉन्च किया गया। और जिले में, मतलब प्रत्येक जिले में, यहाँ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 वेटलैंड की बात हो रही है ना, तो हर जिले का अपना एक, तो प्रत्येक जिले में कम से कम एक वेटलैंड यानी कम से कम एक आर्द्र भूमि को इको टूरिज्म साइट के तौर पे डेवलप करने का फैसला लिया गया है। ठीक है, तो ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 वेटलैंड योजना है जो कि अच्छी योजना है क्योंकि आर्द्र भूमियाँ लगभग हर क्षेत्र में होती हैं। आपके आसपास कोई छोटी मोटी गढ़ी या गड्ढा जिसमें कि पानी लगातार कुछ लंबे समय से भरा रह रहा हो, नमी वहाँ पर मौजूद हो, वो भी एक वेटलैंड हो सकता है। और ये वेटलैंड धरती की सतह पर होने अत्यंत आवश्यक। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि अब बढ़ती आबादी और संसाधनों पर जो बेहिसाब दबाव है उसकी वजह से ये वेटलैंड खत्म होते जा रहे हैं और इनकी जगह लोग पटवा उठवा के मकान बनवाते जा रहे हैं, अतिक्रमण करते जा रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति में इन वेटलैंडों को संरक्षण देना आवश्यक है। ठीक है, तो वो रामसर कन्वेंशन तो वैश्विक है, लेकिन अपना जो जमीनी स्तर का प्रयास है वो तो हमें करना ही चाहिए। तो वो यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसके बाद देखिए आगे, अब ये 2020 से पहले की, अब आप कहिए कि 2020 से पहले की योजनाओं को पढ़ने की क्या आवश्यकता है, तो बहुत पुरानी स्कीम से जुड़ा हुआ डाटा पूछ लिया जाता है अगर वो आज भी चर्चित है या फिर प्रासंगिक। तो आप देख रहे हैं एक जनपद एक उत्पाद,
ये ब्रांडिंग योजना थी यूपी की, और 29 सितंबर 2020 को मंत्रिमंडल की बैठक में इसके क्रियान्वयन के लिए रिटेल स्टोर्स के माध्यम से इसकी जो ब्रांडिंग योजना है उत्तर प्रदेश की, उसको लॉन्च किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। ये कुल मिलाकर वही ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। और इसमें आप देखेंगे कि खुदरा दुकानों में उपलब्ध सामानों के माध्यम से वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा दिया जाएगा। स्थानीय उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देना और स्थानीय स्वरोजगार को सुनिश्चित करना, ये सब इसमें उद्देश्य के तौर पर शामिल है। और ये जो उत्तर प्रदेश की ODOP, उत्तर प्रदेश की ब्रांडिंग योजना प्रारंभ होने की तिथि से 3 वर्ष तक के लिए लागू रहेगी। ठीक है, ये चीज़ आपने देखी। इसके बाद देखते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी एक जनपद एक उत्पाद। जनवरी 2018 में इसको लॉन्च किया गया और ये योजना प्रदेश स्तर पर काफ़ी ज़्यादा सफल हुई, और इसकी सफलता को देखते हुए ही केंद्र सरकार के द्वारा भी इसको अपनाया गया। ऐसा बहुत कम होता है कि प्रदेश सरकार कोई योजना लॉन्च करे और बाद में केंद्र उसे अपनाए, लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ। इसके बाद मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना है। तो मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना जो है, ये 29 अगस्त यानी ध्यानचंद जी की जो जन्मतिथि है, तो उनकी वर्षगांठ पे ही 2020 के समय में इसको लॉन्च किया गया। अब इसमें ये प्रदेश सरकार की अपनी योजना है। कुल मिलाकर ये उद्देश्य था इसका कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घर तक सड़क बनाई जाए, जो आवागमन की सुविधा है उसको सहज किया जाए, पक्की सड़कें बनाने का उद्देश्य। और इसमें उत्तर प्रदेश के 19 अंतर्राष्ट्रीय जो खिलाड़ी हैं, उनके घरों तक ये पक्की सड़कें बनाए जाएंगी। ये आपने देखा। अब आगे चलते हैं। यहाँ देखें आप आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम, और ये तारीख आप देखें 26 जून 2020 की। लॉकडाउन का समय चल रहा था, छुआछूत यानी कोरोना का प्रकोप फैला हुआ था, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही योजनाएं शुरू की जा रही थी, शुभारंभ हो रहा था। तो ये वाली योजना भी वर्चुअली ही लॉन्च हुई थी। और यहाँ आप देख रहे हैं कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत इसको, मतलब ये जो कार्यक्रम है अपना आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम, इसको शुरू किया गया। उद्देश्य था कि विस्थापित श्रमिक जो कि कोरोना की वजह से, महामारी की वजह से अपना रोजगार गंवा चुके हैं, तो उनको रोजगार दिया जा सके। और कोविड-19 महामारी की वजह से वो बाकी जहाँ भी गए हुए थे कमाने खाने के लिए, वहाँ से भागे चले आए। मुंबई गए हुए थे, गुजरात गए हुए थे, यूपी बिहार के जो मजदूर थे, तो वो यहाँ वापस लौट आए। अब लौट आए हैं तो यहाँ उनके लिए आजीविका का संकट और उनके परिवारों के लिए और ज़्यादा दिक्कत पैदा हो गई, तो उनके लिए ये व्यवस्था की गई थी। इसके बाद बाल श्रमिक विद्या योजना है, और 12 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस जो होता है, मनाया जाता है। उसी के मौके पर योगी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। यह है बाल श्रमिक विद्या योजना, और इसमें जो चयनित लड़के और लड़कियां होंगे, सरकार के द्वारा चयनित किए जाएंगे, उन्हें क्रमशः 1000 रुपये, मतलब लड़कों को 1000 रुपये, लड़कियों को 200 रुपये ज़्यादा दिए जाएंगे। ये मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ आपने देखा। और आगे देखते हैं यहाँ पर ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम 14 मई 2020 को लॉन्च हुआ था योगी जी के द्वारा, और इसमें 56,754 उद्यमियों को 2,002 करोड़ 49 लाख रुपए 2,002 करोड़ 49 लाख रुपए का ऋण ऑनलाइन वितरित किया गया था। ये एक बड़ी चीज़। और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि MSME साथी पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन का भी शुभारंभ यहाँ पर किया गया था, मतलब एक वेब पोर्टल और एक ऐप भी लॉन्च किया गया। इसके बाद है प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन। ये तारीख आप देख रहे हैं 8 मई 2020 की है। लोकार्पित किया गया इसे मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और राजस्व विभाग का जो यहाँ देखें, राजस्व विभाग के राहत आयुक्त कार्यालय के द्वारा इसको तैयार किया गया था। ठीक है, ये चूंकि एक एप्लीकेशन है, तो माफ कीजिएगा, राहत आयुक्त कार्यालय जो है राजस्व विभाग का, उसके माध्यम से इस एप्लीकेशन को तैयार किया गया था। और UNDP यानी वही अपना यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके सहयोग से इसको विकसित किया गया था। मतलब इसमें UNDP भी जो है वो सहयोगी। तो अब आगे चलते हैं। यहाँ देखें आप युवाओं के लिए इंटर्नशिप को, और ये जो योजना है ये 9 फरवरी 2020 की है। राज्य में जो 10वीं और 12वीं तथा स्नातक स्तर के छात्र हैं, उनको रोजगार के बढ़िया अवसर मुहैया हो सके, इसके लिए इसी वर्ष से 2020 से इंटर्नशिप योजना को शुरू करने की घोषणा की गई। अब इसमें जो योजना का पूरा प्रावधान है, उसमें छात्रों को विभिन्न तकनीकी शैक्षिक संस्थानों तथा उद्योगों से जोड़ा जाएगा। इसके बाद M पासपोर्ट मोबाइल पुलिस एप्लीकेशन, यहाँ देखें आप 28 सितंबर 2019 तारीख थी, इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, M पासपोर्ट मोबाइल पुलिस एप्लीकेशन। और पासपोर्ट निर्गमन के लिए पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में जो लंबा चौड़ा वक्त लगता था, इसमें पुलिस और प्रशासन का भी वक्त जाया होता था, और जिस नागरिक का है उसके लिए भी समय की बर्बादी। तो उस समय में कमी आएगी, मतलब ये प्रक्रिया जल्दी हो जाएगी और पासपोर्ट कम समय में ही जारी किए जा सकेंगे। तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, बशर्ते कि सुरक्षा मानदंड कड़े रहें। उसके बाद देखें निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना।
ठीक है। अब इसे मंजूरी मिली थी 6 अगस्त 2019 को, और इसमें जो इच्छुक कृषक, पशुपालक या अन्य व्यक्ति हैं, उनको जितने भी निराश्रित छुट्टा पशु हैं, छुट्टा मवेशी हैं, जो कि ऐसे सड़कों पर टहलते रहते हैं और लोगों के लिए संकट बन जाते हैं, खुद उनके भी जान पर संकट मंडराता रहता है, तमाम तरह की दिक्कतें झेलते हैं, कचरे खाते हैं, तो उनको सुपुर्द किया जाएगा पालने के लिए जो इच्छुक है उसको। ठीक है, ये एक चीज़। उसके बाद गोवंशीय पशुओं में वर्गीकृत वीर्य के उपयोग की योजना, मतलब ये सेक्सेट सीमेन की जो उपयोग की योजना है। अब इसमें आप देखेंगे इसको मंजूरी दी गई थी 3 दिसंबर 2018 को। अब इसमें जो प्रजनन योग्य स्वदेशी नस्ल है, उसके गोवंशीय पशुओं का जो वीर्य है, सीमन है, उसके प्रयोग द्वारा इसको संचालित किया जाएगा। तो ये एक चीज़ है। नस्ल सुधार इसमें भी एक बड़ी वजह है। ठीक है, ये एक चीज़ आपने देखी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं डायल FIR योजना। पहले जो सीमन कलेक्शन वाला प्रोग्राम था वो पहले ऐसे नहीं चलता था, मतलब इस तरह की उन्नत सुविधाएं गांव गिराव के स्तर पर मौजूद नहीं थी। तो होता क्या था कि प्रत्येक ग्राम स्तर पर या कम से कम एक ब्लॉक स्तर पर कुछ भैंसे और कुछ सांड जो है वो गांव के मुखियाओं को दिए जाते थे पालने के लिए, और उनका जो पीछे का पुट्ठा होता था, पैर होता था, उस पर ऐसे नंबर जड़े हुए होते थे। ठीक है, ऐसे 50 नंबर, 40 नंबर, वो उस भैंसे या उस सांड का नंबर होता था, और उसी नंबर से उसकी पहचान होती थी कि अच्छा ये सरकारी मवेशी। और ये नस्ल सुधारने के लिए जो मुखिया जी हैं या सरपंच हैं उनको दिया गया है। और मज़े की बात ये होती थी कि वो जाकर छुट्टा किसी भी किसान के खेत में कुछ भी खा लेता था और उसको कोई कुछ बोलता नहीं था, क्योंकि सबसे उसका काम रहता था। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। अब नई व्यवस्था आ गई। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखें आप डायल FIR योजना। ऐसे कोई छुट्टा सांड घुस जाए तो लोग मार मार कर अधमरा कर देंगे, मतलब किसान। लेकिन उसके लिए फिर ऐसा नहीं होता था, कोई भी उसे मारने में हिचकिचाता था। तो डायल FIR योजना को देख रहे हैं आप। सितंबर 2018 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने भारत में पहली बार EFIR या फिर डायल FIR, वही बात है, उसको लॉन्च किया। अब इसमें क्या हुआ, ऑनलाइन रिपोर्ट और FIR दर्ज करने में मदद करना इसका पर्पज है। नाम से क्लियर है, EFIR नाम यहाँ दिखाई दिया तो समझ में आ ही जाएगा कि ऑनलाइन FIR दर्ज करने का पर्पज। इसके बाद आप देखें मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्रीय है। फरवरी 2018 की बात है, इस योजना को शुरू किया गया था। उद्देश्य है कि जो गरीब और बेघर लोग हैं उनको आवास मिल सके। आगे देखें सबला योजना। 22 फरवरी 2011 को ये योजना शुरू हुई थी, काफ़ी पुरानी है। 22 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे 11 से 18 वर्ष की जो किशोरियां हैं, स्कूल नहीं जा सकती हैं, उनके लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है, और न सिर्फ स्कूल भेजना उद्देश्य था, बल्कि स्वास्थ्य और कौशल संबंधी सुधार लाना भी पर्पज था। शिक्षा तो है ही। इसके अलावा जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना, शुरुआत 13 अगस्त 2012 को होती है। लक्ष्मीबाई पेंशन योजना 9 जुलाई 2012। ठीक है, गरीबी रेखा और BPL श्रेणी वाले जो लोग हैं उनके लिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना, यहाँ देख रहे हैं आप, शुरुआत इसकी हुई थी 17 मई 2012 को। लोहिया ग्रामीण आवास योजना, शुरुआत इसकी 24 मार्च 2013 को। समाजवादी एम्बुलेंस योजना, शुरुआत कब हुई थी, 14 सितंबर 2012 को। नया सवेरा विकास योजना 18 अगस्त 2012, और इसमें ब्याज रहित ऋण प्रदान करने का उद्देश्य था। इसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना आप कर दिया गया है, नाम परिवर्तित हो गया है, ये आप देखें। शिक्षा मित्र वाला तो काफ़ी पुराना है, 2000-2001 वाला है। उसके अलावा पंचायत मित्र, ये भी ठीक ठाक पुरानी स्कीम है, 2 फरवरी 2006 की। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 अगस्त। ठीक है, समय याद रखिएगा इन सबका। बालिका श्री योजना, अनुसूचित जाति और जनजाति की बालिकाओं को बीमा कवर देना, उसके लिए शुरू किया गया था 2006-07 में। समाजवादी पेंशन योजना 5 नवंबर 2014। स्वयं सिद्ध योजना महिलाओं के लिए 2002-2003 में शुरू हुई थी। महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना, इसका उद्देश्य था जो BPL परिवार है उसमें वयस्क विवाहों को प्रोत्साहित करना, कम उम्र में लोग लड़कियों का विवाह न करें, और कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, ये दोनों इसका पर्पज था। और 4 फरवरी 2009 को इसको लॉन्च किया गया था। अगली योजना है अपनी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, 30,000 रुपये की वार्षिक चिकित्सा मदद। ठीक है, शुरुआत इसकी 1 अप्रैल 2008 को हुई थी। सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना को आप देख रहे हैं, 4 फरवरी 2009। संजीवनी परिवहन योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में माँ और बच्चे को वाहन की सुविधा उपलब्ध कराना, 1 फरवरी 2009 से इस योजना को लॉन्च किया गया था। सलोनी स्वास्थ्य किशोरी योजना, 10 से लेकर 19 वर्ष की आयु की जो बालिकाएं हैं उनके लिए दिसंबर 2008 में इस योजना को शुरू किया गया था। और उसी क्रम में व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना को आप देख रहे हैं, शुरुआत इसकी नवंबर 2008 में हुई थी। ठीक है, ये समय इसका है नवंबर 2008। और इस योजना में होगा क्या कि दुर्घटना में यदि कोई मृत्यु हो जाती है तो उसमें 4 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी, लेकिन मरने पर। ठीक है,
इसके बाद देखें अंबेडकर समग्र विकास योजना, तो 14 सितंबर 2007, इसमें समय ही पर्याप्त है। वैसे ही आदर्श नगर योजना 2007-8 में, और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये तो आप जानते ही हैं, 2005 10 सितंबर की तारीख 2005, और इसे शुरू किया गया था अपने प्रदेश में। इसके बाद आ जाइए वाणिज्य कर आपके द्वार योजना 2018 1 जुलाई की तारीख, जीएसटी दिवस उसी के मौके पे इसे लॉन्च किया गया और इसे 1 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक के लिए लागू किया गया था। सीमित अवधि के लिए थी, मतलब वही गुड और सर्विसेज टैक्स जो है उसके लागू होने के 1 वर्ष के पूरे होने की अवधि के उपलक्ष्य में इसको मनाया गया था। इसके अलावा आप देख रहे हैं ये हार्ड कुक्ड फूड योजना है। ये आप देखें इसमें 29 मई 2018 इसको संपन्न उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की जो बैठक है उसमें काफ़ी समय से ये बंद रही योजना थी, हार्ड कुक्ड फूड योजना। इसको फिर से शुरू किए जाने का फैसला लिया गया और बेसिक स्कूलों में जो मिड डे मील है, मतलब मिड डे मील योजना पहले से ही चल रही है, तो उसके साथ इसको जोड़ा जाएगा और बेसिक स्कूलों और साथ में जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं वहाँ पर ये भोजन पकाया जाएगा और बच्चों को दिया जाएगा। तो स्वास्थ्य भी सुनिश्चित होगा और बच्चे इसी लालच में ही सही लेकिन स्कूल से जुड़ेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, शिक्षित युवा बेरोजगारों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 19 फरवरी 2020 को इसको शुरू किया गया और 25 लाख रुपए इसमें आप देखेंगे कि जो उद्योग क्षेत्र की इकाई है उसको स्थापित करने के लिए दिया जाएगा। जैसे कि कंप्यूटर केंद्र आप खोल सकते हैं, कोई टेंट हाउस खोल सकते हैं, मतलब कोई भी उद्यम आप लगा सकते हैं और उसके लिए 10 लाख रुपए तक की ऋण की भी व्यवस्था है। तो ये सब आप देखें। इसके बाद देखें मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना को, इसको शुरू किया गया था जनवरी 2018 में और सीमावर्ती क्षेत्र पर स्थित उपेक्षित ग्रामों का सर्वांगीण विकास करना इस योजना का एकमात्र उद्देश्य था। आगे आप देखें किशोरी बालिका योजना, शुरुआत इसकी हुई थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा 21 फरवरी 2019 को और इसमें प्रदेश सरकार के द्वारा किशोर बालिकाओं को सेहत संबंधी जरूरी जो खाद्य पदार्थ हैं वो दिए जाएंगे। ठीक है, किशोरियाँ जो हैं उनके लिए स्वास्थ्य सुनिश्चित करना पोषण के माध्यम से, ये इसका उद्देश्य। आदर्श नगर योजना, इसे मुख्यमंत्री थी उस समय सुश्री मायावती जी, उनके समय में शुरू किया गया था और 2007-8 का समय, तो समय याद रखिएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को देख लीजिए, सर्वधर्म समभाव और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए इसको संचालित किया गया अक्टूबर 2017 से और उद्देश्य था कि प्रदेश में जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार हैं उन सभी वर्ग के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत ये योजना संचालित होगी और इस योजना में सरकार के एक जोड़े पर कुल 35,000 रुपये की धनराशि व्यय, मतलब सरकार जो है वो एक जोड़े पर कुल 35,000 रुपये की धनराशि खर्च करेगी। ठीक है, अब शादी में लाखों रुपए फूंकने वाले जो लोग हैं उन्हें लगेगा कि 35,000 में क्या होगा, लेकिन फिजूल का तामझाम जुटाना इसमें उद्देश्य नहीं है, बल्कि एक घर को बसा देना और एक परिवार को सहारा देना, ये सरकार का उद्देश्य है। तो उसके लिए जितना काम भर खर्चा हो सकता है उतना ही। उसके बाद आप देखें यहाँ पर देखिएगा निधि EIR योजना और ये मुख्यमंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया गया था इसे 28 अगस्त 2017 को, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस एंटरप्रेन्योर इन रेजिडेंट, ये पूरा योजना का नाम है, जिसे कि हम EIR योजना कहते हैं, निधि EIR। ठीक है, तो अग्रणी इंजीनियरिंग कॉलेज जो प्रदेश के हैं उनके ऐसे 11 छात्रों को चयनित करने का उद्देश्य है जिनके की आइडियाज़ बहुत इनोवेटिव हैं, अनोखे हैं, नए हैं और उपयोगी। इसके बाद देखें एंटी भूमाफिया पोर्टल और खतौनी ऑनलाइन नामांतरण पोर्टल जो है उसको लॉन्च किया गया 24 जून 2017 की बात है। इसको आप देखेंगे खतौनी के ऑनलाइन नामांतरण पोर्टल को लोकार्पण इसका किया गया लखनऊ में और इस मौके पर मुख्यमंत्री जी ने खतौनी अंश निर्धारण और खतौनी में आधार सीडिंग का भी शुभारंभ किया। ठीक है, आधार से जुड़ने का मतलब ये होगा कि उसमें धांधली संभव नहीं हो पाएगी। इसके बाद आप देखेंगे मुखबिर योजना, ये रही, तो इसे भी मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही लॉन्च किया गया था लखनऊ से। कन्या भ्रूण हत्या को रोकना इसका उद्देश्य है। मुखबिर मतलब क्या, जो सुराग दे कहीं से ले आकर, मतलब कहीं से कुछ जानकारी, कोई भेद दे। तो यहाँ पर कन्या भ्रूण हत्या अगर कोई करवाना चाह रहा है या लिंग परीक्षण अवैध तरीके से करवा रहा है या ऐसी गतिविधि कहीं पर संचालित हो रही है तो उसकी सूचना देने वाले से संबंधित ये योजना है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ समाजवादी किसान सर्वहित बीमा योजना। ठीक है, ये दोनों योजना, अब ये 14 सितंबर 2016 की बात है, उस समय इसको लॉन्च किया गया था। किसानों और कमजोर वर्गों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था और इस योजना के प्रारंभ होने के बाद कृषक दुर्घटना बीमा योजना को इस योजना के प्रारंभ होने के बाद
ये जो कृषक दुर्घटना बीमा योजना था इसको समाप्त कर दिया गया था, ये चीज़ हमने देखा। इसके बाद उत्तर प्रदेश निर्यात अवस्थापना विकास योजना को देखिएगा, ये 8 अगस्त 2016 की, और इसमें आप देखेंगे कि प्रदेश में निर्यात परक कॉमन फैसिलिटी सेंटर जैसी जो परियोजनाएं हैं उनके विकास हेतु वित्त पोषण किया जाएगा। साथ में आप आगे बढ़ें, यहाँ देखें उत्तर प्रदेश लघु और मध्यम उद्योग ब्याज उपादान योजना 2016। तो 8 अगस्त 2016 की तारीख है, उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और इसमें आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश लघु और मध्यम उद्योग ब्याज उपादान योजना 2016 ये लागू होती है। इसमें क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने का उद्देश्य था और साथ में पिछड़े क्षेत्रों में अधिकाधिक जो लघु और मध्यम औद्योगिक इकाइयाँ हैं उनको स्थापित और प्रोत्साहित करने का भी पर्पज़ था। तो इसी क्रम में आप देखेंगे कि प्रदेश में पूर्वांचल, बुंदेलखंड, मध्यांचल क्षेत्र जो है वहाँ के जनपदों में इस योजना को लागू किए जाने का फैसला लिया गया है। इसमें जो क्षेत्र है उनको याद रखिएगा, पूर्वांचल, बुंदेलखंड और मध्यांचल यानी मध्य क्षेत्र। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए हौसला पोषण योजना। तो हौसला पोषण योजना को आप देखें 15 जुलाई 2016 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा, मतलब उस समय अखिलेश यादव जी थे, तो उनके समय में इसे लॉन्च किया गया था और श्रावस्ती से ये योजना शुरू हुई थी। ठीक है, ये अभियान जो है इसको श्रावस्ती से शुरू किया गया था। और इसमें है क्या, तो प्रदेश की लगभग 10 लाख गर्भवती माताओं तथा लगभग 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के 14 लाख अति कुपोषित जो बच्चे हैं, कुपोषण से बहुत बुरी तरह से ग्रस्त हैं, उनको आंगनबाड़ी केंद्रों पर हफ्ते में 6 दिन दोपहर में पका पकाया भोजन और एक सीजनल फल यानी मौसमी फल जो है वो दिया जाएगा। ठीक, ये एक चीज़। इसके बाद मुख्यमंत्री किसान और सर्वहित बीमा योजना को आप देख रहे हैं, इसे प्रारंभ करने की घोषणा और इसके लागू होने का समय आप देखिए 1 अप्रैल 2016, वित्तीय वर्ष था वही 2016-17 का, और राजस्व विभाग के द्वारा ये संचालित योजना है। यहाँ आप देखें, ठीक है, राजस्व विभाग के द्वारा संचालित योजना जो पुरानी वाली थी, मतलब कृषक दुर्घटना बीमा योजना, उसका इसने स्थान लिया। तो इसका संबंध जो है वो तो राजस्व से ही है, बीमा का मामला यानी पैसे का मामला। तो ये चीज़ हमने देखा। कुल मिलाकर जिस योजना का इसने स्थान लिया है उसका भी अता पता आपको होना चाहिए, तो वो साथ में दिया हुआ है। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ देखें जोखिम जीवन व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना। 1 सितंबर सन 2000 से उत्तर प्रदेश में पंजीकृत व्यापारियों को दुर्घटना बीमा का लाभ प्रदान किए जाने के लिए सबसे पहले जोखिम जीवन व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना को शुरू किया गया था और 30 जून 2016 से इस योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना कर दिया गया। 1 सिटी 1 टिकट योजना को आप देखें। इसके बाद ये लखनऊ और नोएडा शहर में 1 सिटी 1 टिकट योजना की घोषणा की गई थी 2015 में, 24 अप्रैल 2015 में। और एक ही टिकट खरीदने के बाद मेट्रो रेल, सिटी बस और अन्य परिवहन सुविधाओं का लाभ इसमें एक साथ लिया जा सकता है। ये एक बड़ी बात है। तो ये गुजरे जमाने की योजना है। उसके बाद आप देखें यहाँ पर ऑपरेशन कायाकल्प को 2018 की बात है और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के सबसे बड़े अंतर विभागीय कन्वर्जेंस प्रोग्राम में से एक, ठीक है, ये जो ऑपरेशन कायाकल्प आप देख रहे हैं ये भारत का सबसे बड़ा, सिर्फ प्रदेश का ही नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय कन्वर्जन प्रोग्राम है। तो इसके अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न मदों, अब विभिन्न मद कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि समग्र शिक्षा अभियान है, ग्राम पंचायत निधि है, या फिर जिला खनिज निधि है, नगरीय क्षेत्र की विभिन्न निधियां हैं, जल जीवन मिशन है, मनरेगा है, इत्यादि में विशेष रूप से धनराशि उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था है। और इसमें अंतर विभागीय समन्वय स्थापित करके, मतलब सभी विभागों का आपस में समन्वय रहे, तो वो समन्वय स्थापित करके प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की मूलभूत अवस्थापनात्मक जो सुविधाएं हैं उनको कायाकल्पित किया जाए, मतलब उनको बेहतर से बेहतर बनाया जाए, ये इसका उद्देश्य है। तो ये एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इसके बाद देखें आप यहाँ गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश, और ये 2020 का है। इसके प्रारूप को स्वीकृति मिली थी 9 जून 2020 को। अब इसमें पीछे का इतिहास दिया हुआ है। तो गोवध निवारण अधिनियम अपना 1955 वाला उत्तर प्रदेश में 6 जनवरी 1956 को लागू हुआ था और 1956 में इसकी नियमावली बनती है। 1958, 61, 79 और 2002 में इस समय दिया हुआ है। उस समय इसमें संशोधन भी होता है। नियमावली में आप देखेंगे कि संशोधन हुआ था, देखिए अधिनियम में जो संशोधन का समय है ना वो दिया हुआ है। अधिनियम में कब कब संशोधन हुआ, 58 में हुआ, 61 में हुआ, 79 में हुआ और 2002 में हुआ। और जो उसकी नियमावली थी उसमें 64 और 79 में एक एक बार संशोधन हुआ है, लेकिन अधिनियम में कुछ न कुछ विसंगतियां बनी रही, तो इसीलिए अब यहाँ पर ये संशोधन किया गया और ये अध्यादेश आया, तो इसको आपने देखा। इसके बाद उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2020, कैबिनेट के द्वारा इसको मंजूरी दी गई 8 जुलाई 2020 को। उद्देश्य इसका था छात्रों को उनकी शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों के दौरान उद्यमिता का हुनर सीखने के लिए विद्यालय स्तर पर ही प्रोत्साहित किया जाए, मतलब उस तरह का माहौल बना के दिया जाए।
और इस नीति का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में राज्य भर में 10,000 से भी ज़्यादा स्टार्टअप्स जो है उनकी स्थापना, ठीक है, स्थापना और उनके लिए परिस्थितियों का निर्माण करना, दोनों ही है। तो ये एक चीज़। और नई स्टार्टअप नीति अधिसूचना की तारीख से 5 साल तक के लिए लागू रहेगी। ये तो स्टार्टअप पॉलिसी को ही आप देख रहे हैं ना, तो इसमें आप देखेंगे कि ये 5 साल यानी 2020, यहाँ आप देख रहे हैं ना मंजूरी का समय इसका कौन सा है, 8 जुलाई 2020 का है। तो 2020 से लेकर ये 2025 तक के लिए लागू रहेगी। और युवाओं के बीच में नवाचार और उद्यमिता की भावना को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश ने अपनी पहली स्टार्टअप नीति जो है उसकी घोषणा की थी, और ये 2016 की थी। उसके बाद संशोधन इसमें हुआ था 2017 में, अब ये नई वाली है। और इससे पहले वाली जो स्थिति थी उसमें ये बताया जा रहा है कि 20 मई 2020 को प्रदेश सरकार में, मतलब मुख्यमंत्री जी के द्वारा, जो उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड है उसको लॉन्च किया गया था। और इसे लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया यानी जो आपका SDBI है उसके द्वारा उसका मैनेजमेंट किया जाना था। और राज्य सरकार के द्वारा जो फंड स्थापित किया गया था उसमें आप देखेंगे कि जो सूचना प्रौद्योगिकी स्टार्टअप नीति है 2017, उसी के तहत इसको मतलब फंड की स्थापना की गई। तो यही चीज़ है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, वही बात यहाँ पर दोहराई गई है। इसका जो उद्देश्य है उसको आप देख रहे हैं सीधा सीधा, और 5 साल के लिए चलेगी वो भी ये दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020, 27 नवंबर को इसको लागू किया गया। मंजूरी मिली थी 24 तारीख को, ठीक है, धर्मांतरण निषेध अध्यादेश। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति है, इसकी घोषणा 18 अगस्त को हुई थी। और उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति 2019 को 6 अगस्त 2019 को स्वीकृति मिलती, और अपनी अधिसूचना की तारीख से ये 5 साल के लिए वैध होगी यानी 2025 तक। तो ये इसके बारे में खास। इसके बाद आप देखें निर्यात नीति अपनी, 25 नवंबर 2020 को इसके प्रख्यापन का फैसला लिया गया, 2025 तक चलेगी, 5 साल के लिए ये भी है। और खास बात इसमें क्या है, तो मेक इन उत्तर प्रदेश, मेक इन इंडिया ब्रांड के विकास और प्रोत्साहन, और उसके अलावा B2B एक्सचेंज की स्थापना और भौगोलिक संकेतक पंजीयन GI टैग पंजीयन जो है उसको प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करना, ये सब इसमें शामिल। अगली है डाटा सेंटर नीति अपने प्रदेश की, और इसे मंजूरी दी गई 2021 25 जनवरी को, तारीख आप ध्यान दीजिएगा। बाकी इसके उद्देश्य क्या है, तो 250 मेगावाट डाटा सेंटर उद्योग को स्थापित करना, ये इसमें उद्देश्य है। 20,000 करोड़ रुपए के निवेश को आकृष्ट करना राज्य में, और कम से कम, ठीक है, ज़्यादा हो जाए तो और अच्छा, लेकिन कम से कम 3 अत्याधुनिक निजी डाटा सेंटर पार्क्स इस्टेब्लिश करना, ये भी इसके पर्पज़ में शामिल है। साथ में आप देखें अब यहाँ पर नई जनसंख्या नीति को, और ये कुछ लंबा प्रोग्राम है, 10 साल का है पूरा। तो 2021 से लेकर 2030 इसके लिए इस नई जनसंख्या नीति को लॉन्च किया गया। इससे पहले की स्थिति अगर देखी जाए तो 2000 मतलब सन 2000 में आखिरी बार जनसंख्या नीति को लाया गया था, और उसके बाद उसमें कुछ 2016 तक के लक्ष्य रखे गए थे, 2016 तक की टारगेट रख के उसे बनाया गया था। तो अब बहुत ज़रूरी हो गया था कि नई पॉपुलेशन पॉलिसी बनाया जाए, वो भी तब जब अब देखने में आ रहा है कि प्रदेश की जनसंख्या रिकॉर्ड तोड़ बढ़ती जा रही है। भारत की आबादी तो बढ़ रही थी, वो बढ़ी रही थी, ठीक है, ग्रोथ रेट भले ही हम लोग कहें कि अब मॉडरेट हो गई है या निचले स्तर पर जा रही है, लेकिन वृद्धि अभी भी चल रही है। नए सेंसस के रिकॉर्ड जारी नहीं हुए हैं, नहीं तो जो एकदम वाजिब आंकड़ा है वो सामने आता। लेकिन कुल मिलाकर जो संकेत दिखाई देते हैं उससे यही पता लगता है कि कम से कम प्रदेश में तो विस्फोटक स्थिति है, देश की तो बात ही अलग है। तो इसलिए बहुत आवश्यक था। अब इसमें आप देखें कि प्रस्तावित जन्म दर को प्रदेश में 2026 तक, वैसे तो इसका टारगेट है 2030 तक का, लेकिन बीच में एक लक्ष्य रखा गया, तो 2026 तक जो जन्म दर है उसको 2.1% पर ले आने का टारगेट। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो 4था संस्करण था उसके हिसाब से यूपी में जो जन्म दर है वो अभी कितनी है, 2.7%। उसको घटाकर 2026 तक हमें पहुंचाना है 2.1 पर। और राष्ट्रीय औसत से अभी अगर देखा जाए वर्तमान में, तो हमारी जो जन्म दर है वो 2.2% जो राष्ट्रीय औसत है उससे कहीं ज़्यादा है। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना इस पर लगाम लगाने की एकदम तत्काल आवश्यकता है। तो ये तो हो गया भाई 2026 तक कम करने का। 2030 में हम लोग क्या करेंगे, 1.9% तक इसको ले आएंगे। अभी कितनी है, अभी है अपनी 2.7, 2026 तक पहुंचाएंगे 2.1, और 2030 तक कितना। अब ये पढ़ने में आसान लगता है लेकिन करने में बहुत मुश्किल है। इसके बाद आप देख रहे हैं लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2020, ठीक है, और इसमें वही 2020 की धारा 26 के प्रावधानों के अंतर्गत इसको बनाया गया है, अनुमोदित किया गया 6 मई 2020 को। अब इसमें नियमावली जो जारी होती है उसके अंतर्गत हड़ताल, बंद, दंगे या कोई भी लोक अशांति का मामला है, उसमें अगर आप तोड़फोड़ करते हैं, किसी भी लोक संपत्ति या निजी संपत्ति को आप नुकसान पहुंचाते हैं, तो उस पर जुर्माना ठोकने का प्रावधान है।
और जो क्षति हुई है उसके संबंध में अनुसंधान किया जाएगा। तभी तो नुकसान का मूल्यांकन होगा कि आपने कितना तोड़ा, कितने का तोड़ा, फिर आपसे बाकायदा वसूला जाएगा और सजा दी जाएगी। तो ये सारे प्रावधान और नियम इससे संबंधित बनाए गए। इसके बाद आप देख रहे हैं लोक स्वास्थ्य महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश, और ये भी 2020 का है, 6 मई 2020। कोविड-19 की रोकथाम और बचाव में लगे हुए कर्मियों तथा स्वास्थ्य सेवा कर्मियों, उसके अतिरिक्त पुलिस प्रशासन और अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध हमला करने या आपत्तिजनक बर्ताव करने के किए जाने और रोगग्रस्त व्यक्तियों द्वारा स्वयं को छिपाने या इलाज से बचने तथा अस्पतालों से भागने के एवज में दंड का प्रावधान। ठीक है, मतलब महामारी फैली हुई है, उसमें अगर आप जो सेवा करने वाले स्वयंसेवी स्टाफ हैं या जो सरकारी सेवा उपलब्ध कराने वाले जान पर खेलकर सरकारी कर्मी हैं, चाहे मेडिकल स्टाफ हो या प्रशासन हो या पुलिस हो, उससे कुछ अपमानजनक बर्ताव करते हैं या फिर आप खुद ही बाकी लोगों को खतरे में डालते हैं, आप खुद संक्रमित हैं और अस्पताल से भाग रहे हैं या अपने आप को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ इसको लॉन्च किया गया। ये आप देख रहे हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। भूगर्भ जल नियमावली है, ये प्रबंधन और नियमन वाली नियमावली है। 2020 11 फरवरी को इसको मंजूरी दी गई। और उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल अधिनियम जो 2019 का था, उसके प्रावधानों के लिए समुचित और समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु ये नियमावली बनाई गई। तो कुल मिलाकर जो उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल अधिनियम 2019 की हमने बात की, वो 2 अक्टूबर 2019 से लागू है, लेकिन उसके प्रावधानों को और ज़्यादा बेहतर तरीके से क्रियान्वित किया जाए, उसके उद्देश्य से इसे लाया गया है। और इसमें आप देखेंगे कि भूगर्भ जल जो है, यानी जो ग्राउंड वाटर है, उसके संदर्भ में अधिसूचित और गैर अधिसूचित क्षेत्रों की घोषणा करने की व्यवस्था है। और इसमें वर्णित प्रावधानों के हिसाब से किसी भी व्यावसायिक, औद्योगिक या इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं, मतलब औद्योगिक इकाइयाँ जितनी भी हैं, उनमें बल्क यूजर्स, मतलब ये खुद ही बल्क यूजर्स होते हैं, उसके अलावा ऐसे भी अगर कोई बल्क यूजर है, ज़्यादा मात्रा में जो भूमिगत जल है उसका दोहन कर रहा है, तो अगर वो मानदंडों का उल्लंघन करता है, जैसे मानदंड बनाए गए हैं ग्राउंड वाटर को यूज़ करने के या पंप मोटर इत्यादि लगाने के, उसके खिलाफ कुछ करता है, तो उसमें फिर दंड का प्रावधान है। आप देखेंगे कि पहले जो 2 हैं उनके लिए 2 लाख से 5 लाख रुपए का अर्थदंड है, या फिर आप देखेंगे कि 6 माह से 1 साल के कारावास अथवा दोनों की सजा का प्रावधान। तो दंड काफ़ी कम है, क्योंकि बल्क यूजर्स जो है उनके लिए पैसा और ये जो सजा है ये कुछ नहीं है, और इससे वो बरी भी हो सकते हैं। आगे देखें, उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2009, 10 सितंबर 2019 की तारीख है, मंजूरी मिलती है और उसके बाद इसे जारी किया जाता है 13 सितंबर 2019 को। ठीक है, यूपी कृषि निर्यात नीति 2019। अब प्रदेश में कृषि निर्यात को वर्ष 2024 जो अभी चल रहा है, वहां तक 2524 मिलियन अमेरिकी डॉलर, मतलब पैसे के हिसाब से, अपने भारतीय रुपए के हिसाब से 17,591 करोड़ रुपए के वर्तमान मूल्य से दोगुना करने का लक्ष्य है। 17,591 का दुगुना कितना होगा आप समझ सकते हैं। कुल मिलाकर ये है, इसमें देखें निर्यात नीति जो है अपने मतलब राष्ट्रीय स्तर की, ये तो प्रादेशिक हमने देखा, उसका पूरा प्रावधान देखा। तो ये जो नीति अपनी प्रदेश सरकार के द्वारा लाई गई है, ये राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही लाई गई है। जब राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ी नीति लॉन्च की जाती है, कोई नीति बनती है, तो उसको राज्य स्तर पर क्रियान्वित करने के लिए कुछ भी करना, मतलब कोई भी सहयोगात्मक क्रिया करना, ये हर राज्य सरकार का उत्तरदायित्व होता है। तो उसी के तहत इसको लाया गया है। और उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है किसानों की आय में इजाफा करना, कृषि क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय बाजार का आकलन करके उसके प्रबंधन से संबंधित बाधाओं को दूर करने हेतु संस्थागत प्रणाली, मतलब कार्य प्रणाली बनाना, ये भी इसी के उद्देश्य में शामिल। इसी क्रम में आप आगे चले, यहाँ देखें उत्तर प्रदेश की नई पर्यटन नीति, ये भी 2022 की ही है और इसे आप देखें 16 नवंबर 2022 को इसको मंजूरी दी गई कैबिनेट के द्वारा। अब इसमें होटल इंडस्ट्री के लिए निवेश आधारित सब्सिडी की व्यवस्था की गई है और 10 करोड़ रुपए तक के निवेश पर 2 करोड़ रुपए और 500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश पर 40 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी की राशि आपको पता होनी चाहिए। पर्यटन नीति 19 फरवरी 2018 घोषणा की गई इसकी। अब इसमें उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि 2023 तक भारत को सबसे इच्छित गंतव्य के तौर पर डेवलप किया जाए। उसके अलावा आप देखें मतलब भारत का सबसे इच्छित गंतव्य किसको विकसित किया जाए? प्रदेश को, क्योंकि ये प्रदेश सरकार की नीति है ना, ये कहने का मतलब। और सालाना 500 करोड़ रुपए तक के निवेश को आकर्षित किया जाए। साथ में प्रतिवर्ष 5 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने का भी लक्ष्य इसमें रखा गया है। ठीक है, टूरिज्म का अगर विकास होता है, पर्यटन उद्योग अगर विकसित होता है, तो उससे बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी जुड़ती है। बहुत से राज्य अपने यहाँ ऐसे हैं जो कि टूरिज्म की ही बदौलत अच्छी खासी इनकम करते हैं, तो उत्तर प्रदेश को भी उसमें शुमार किया जाए, ये पर्पज़। इसके बाद अब आगे चलते हैं और यहाँ पर कुछ और लक्ष्य हैं। आप देख रहे हैं कि संपूर्ण राज्य में जन सेवाओं के स्तर को बढ़ाने का पर्पज़,
रोजगार उपलब्ध करने के साथ साथ जन सेवाएं अगर बढ़ती हैं प्रदेश में, लोगों को सुविधा होती है, तरह तरह की सुविधाएं जो आधारभूत चाहिए होती हैं वो उपलब्ध होती हैं, तो ज़्यादा लोग यहाँ आना पसंद करेंगे। ठीक है, पता लगा कोई टूरिस्ट प्लेस है और वहाँ जो बुनियादी सुविधाएं हैं वही नहीं, तो फिर कौन जाएगा? जाना चाहेगा कोई? नहीं ना। तो वो सारी जो सुविधाजनक सहूलियतें हैं वो उपलब्ध रहें, ये भी साथ में ध्यान रखा गया है। तो ये सब आप देख रहे हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति ये 24 अक्टूबर 2017 को लॉन्च की गई थी, 5 वर्षों के लिए, यानी 2022 तक के लिए। कुल मिलाकर अधिसूचित होने की तारीख से 5 साल हो गया। और उद्देश्य क्या था, खास बात तो देखें, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना और अवस्थापना सुविधाओं का विकास करना, फूड प्रोसेसिंग जोन को चिन्हित करना, फूड प्रोसेसिंग पार्क, मेगा फूड पार्क, कोल्ड चेन सुविधा का विकास करना, पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करना और रोजगार का सृजन करना, ये सब इसमें शामिल। अगली है अपनी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, और 2023 की ये जो पॉलिसी है 2 फरवरी को इसको प्रख्यापित किया गया और 5 साल तक चलेगी, यानी 2028 तक। कुल मिलाकर ये कि 2017 वाली जो उद्योग नीति थी उसके अंतर्गत प्राप्त हुए आवेदनों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017 के प्रावधानों के अंतर्गत व्यवहृत किया जाएगा। तो इसमें जो 2023 की उद्योग नीति है ये अगले 5 साल तक चलेगी, इसकी जो रेंज है वो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद अगली है अपनी खनिज नीति। ये देखें, खनिज नीति तो पहली जो अपने यहाँ प्रदेश की खनिज नीति है उसको जारी किया गया था 22 दिसंबर 1998 में। ठीक है, और इस नीति में खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया था। प्रदेश के 10 जिलों को खनिज बाहुल्य वाला घोषित किया गया था। ईमानदारी की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के पास उपजाऊ जमीन तो है, खेतीहर किसान मतलब खेती करने लायक जमीन है सघन कृषि के लिए, आबादी का दबाव तो ही है, तो खेतीहर जमीनें बढ़िया हैं, लेकिन जो खनिज संसाधन है वो हमारे पास बहुत मामूली है। ठीक है, खनिज संपदा के मामले में ये जो गंगा यमुना के मैदान है, उपजाऊ मैदान है, ये उतने धनी नहीं है, या ये कहा जाए कि कंगाल है। तो जो कुछ भी पाया जाता है वो 10 जिलों को उसमें खनिज बाहुल्य वाला, और ज़्यादातर दक्षिणी जिले हैं जो कि पठारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि भूतत्व खनिकर्म निदेशालय के द्वारा खोजे गए खनिज भंडारों को विकसित करके उन पर आधारित उद्योग लगाने के उद्देश्य से 1974 में उत्तर प्रदेश का जो राज्य खनिज विकास निगम है उसको स्थापित किया गया था। ये आपने देखा। आगे चले, कौशल सतरंग योजना को देखिए, 2020 में शुरू की गई थी। बेरोजगार युवाओं को विशेष प्रशिक्षण देना इसका उद्देश्य था। आगे आप चलें, दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना। दिव्यांगजनों की मदद के लिए शादी विवाह प्रोत्साहन योजना को घोषित किया गया। और उसके अलावा भाग्य लक्ष्मी योजना ये 2017 की है। एक छात्रवृत्ति योजना है भाग्य लक्ष्मी योजना, बालिकाओं के लिए ये चलाई जा रही है। नाम से स्पष्ट है भाग्य लक्ष्मी। ठीक है, तो निश्चित तौर पर ये महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई है और इसका उद्देश्य है छात्रवृत्ति देना। तो इस योजना में होगा ये कि राज्य सरकार लड़कियों को पालने और शिक्षित करने के लिए परिवारों को वित्तीय सहायता देगी, खासतौर पर शिक्षित करने के। आगे चलें, नवीन रोजगार छतरी योजना। अब ये जो छतरी योजना है इसको लॉन्च किया गया था 18 जुलाई 2020 को। किसान कल्याण मिशन 6 जनवरी 2021, किसानों की आमदनी दोगुनी करना, और इसे शुरू किया गया था लखनऊ के सरोजनी नगर से। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ देखें आप कन्या सुमंगला योजना को। इसकी तारीख तो सभी जानते हैं, काफ़ी घिसी हुई है, 1 अप्रैल 2019। इसमें आप देखेंगे बालिका शिक्षा और स्वास्थ्य को प्रोत्साहन देना इसका उद्देश्य था, साथ में बालिका के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना। तो अब सोच विकसित करने के लिए कोई योजना नहीं काम कर सकती है, उसके लिए व्यक्तिगत जमीनी स्तर पर काम करना होगा, लेकिन हाँ जो सहयोग देने की बात है वो जरूर काम करेगा। तो शिक्षा और स्वास्थ्य को सुधारने का मूल रूप से उद्देश्य था। और इसमें आप देखेंगे कि जो पात्र बालिकाएं हैं उन्हें 6 विभिन्न श्रेणियों में 15,000 रुपये की सहायता दिए जाने की व्यवस्था की गई। इसके बाद कौशल सतरंग युवा हब और अप्रेंटिसशिप योजना जो है उसको देख लीजिए। ये 13 मार्च 2020 की है और युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार का सृजन करना इसका उद्देश्य है। उसके लिए 3 महत्वाकांक्षी योजनाओं को शुरू किया गया था। आगे आप मिनी ग्रीन ट्यूबवेल योजना को देख रहे हैं। ट्यूबवेल से सिंचाई के मामले में हम टॉप पर रहते हैं। अब यहाँ जो ये ग्रीन ट्यूबवेल है ये आप देखेंगे इसके लिए स्वीकृति दी गई है और ये 14 अक्टूबर 2020 की तारीख है। जो लघु सिंचाई कार्यक्रम था उसी के अंतर्गत इस योजना को स्वीकृति मिली हुई। विरासत अभियान ये प्रदेश सरकार के द्वारा 15 दिसंबर 2020 को लॉन्च किया गया था और राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि उत्तराधिकार संबंधी जो विवाद होते हैं, झंझट होती है, उसको समाप्त करने के लिए ये पहला विरासत यानी प्राकृतिक उत्तराधिकार अभियान को शुरू किया गया था। 2 महीने का अभियान चलाया गया था। 15 फरवरी 2021 तक इसको पूरा विधिवत चलाया गया था। इसको आपने देखा। इसके बाद दिव्यांगजन पेंशन योजना है, 2016 में ये शुरू की गई थी। ठीक है,
और विकलांग व्यक्ति या दिव्यांग व्यक्ति जो है उनको पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता दी जाएगी। 14 सितंबर 2016 की तारीख है मुख्यमंत्री किसान और सर्वहित बीमा योजना की। साथ में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना को आप यहाँ पर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है और 25 दिसंबर 2021 को लखनऊ का जो एकना स्टेडियम है वहां पर इस योजना को लॉन्च किया गया था। डेवलपमेंट सिस्टम कारपोरेशन लिमिटेड इस योजना की नोडल एजेंसी है और इसमें विभिन्न पाठ्यक्रमों के छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाएंगे। ये एक बात। आगे आप चलें, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना प्रदेश सरकार के द्वारा 26 दिसंबर 2018 को इसको शुरू किया गया था। उद्देश्य था प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के पारंपरिक कारीगर जैसे कि बढ़ई है, दर्जी है, टोकरी बुनकर है, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई, मोची, राजमिस्त्री, हस्तशिल्पी, जितने भी हाथ के कारीगर हैं, मेहनत करते हैं लगातार, उनकी आजीविका के साधनों को सुदृढ़ किया जाए और उनके जीवन स्तर को और बेहतर बनाया जाए। उसके लिए इसको लाया गया था विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को। उसके बाद आगे चलते हैं। अपने यहाँ पौराणिक जो धारावाहिक दिखाए जाते हैं या हम कल्पना करते हैं, उसमें विश्वकर्मा जी को हम इस तरह से लेते हैं कि भाई उन्होंने हाथ घुमाया, उनके हाथ से कोई दिव्य प्रकाश निकला और भवन खड़े हो गए, द्वारका नगरी खड़ी हो गई, या जो उन्होंने बनाना चाहा वो खड़ा हो गया। लेकिन वास्तविकता ऐसी थोड़ी थी। विश्वकर्मा जी के पास सहयोगियों का एक अच्छा खासा जत्था था और वो सारे जो दिव्य सहयोगी थे वो उनके साथ लगकर बड़ी ही मेहनत से काम करते थे और उनकी जो कुशल कारीगरी थी, उनका जो कौशल था, उसके सहारे ऐसे ऐसे खूबसूरत स्थापत्य खड़े होते थे। वास्तविकता तो ये है, ठीक है, मतलब मेहनत लगती है इस काम में, ये कहने का मतलब, ये हाथ घुमाते ही ऐसे कोई काला जादू थोड़े ही है। तो ये मेहनत को सम्मान देने का उद्देश्य है। इसके बाद आगे चलते हैं और तारीख याद रखिए 26 दिसंबर 2018। इसके बाद देखें यहाँ पर एक जनपद एक उत्पाद विपणन प्रोत्साहन योजना, ये उत्तर प्रदेश सरकार की है। इसमें कुछ अच्छी बातें कही गई हैं, जैसे कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय राज्य का जो है, इसने अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के साथ मिलकर लघु और सूक्ष्म उद्योगों में विपणन सहायता योजना के तहत विपणन संबंधी सहायता दी। अब जो ODOP है उसी के तहत घोषित उत्पादों की बिक्री के लिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो उसके तहत जो घोषित उत्पाद है उसकी बिक्री के लिए हस्तशिल्पी, बुनकर, कारीगर, इन सबको बेहतर मार्केटिंग और उचित मूल्य दिलाना इसका मकसद है, ठीक है। और इसी के लिए ये विपणन योजना को शुरू किया गया है। भाई वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आपने लॉन्च तो कर दिया, तो प्रोडक्ट को आप प्रोत्साहन देंगे लेकिन वो बिकेगा ही नहीं ठीक ढंग से, या उसका औने पौने दाम मिलेगा कुछ ऐसे ही सस्ता सा, तो फिर बात ही क्या रह जाएगी, फिर कौन उसको बनाना चाहेगा। क्योंकि इस तरह के जो हस्त निर्मित उत्पाद होते हैं इनको बनाने में मेहनत लगती है। कहीं की जरी जरदोजी है, कहीं का टेराकोटा है, कहीं का कोई जो फूड प्रोसेसिंग वाला मामला है, या कहीं के कुछ मूंज के जो तरह तरह के टोकरियाँ होती हैं या सजावटी सामान होते हैं, तो ये सारी चीज़ें बनाने में समय लगता है, मेहनत लगती है। अब उसका जो मेहनत का उचित मेहनताना है वही नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए विपणन योजना को लाया गया। और इसमें आप देखेंगे कि प्रदेश में लगने वाले मेला प्रदर्शनियों में भाग लेने वाले पर, माफ़ कीजिएगा, भाग लेने पर स्टॉल चार्ज का 75%, अधिकतम 50,000 रुपये, माल ढुलाई पर आने वाले खर्च का 75%, अधिकतम 7,500 रुपये, और एक व्यक्ति के आने जाने के लिए ट्रेन के थर्ड AC अथवा AC बस का किराया देने का प्रावधान। ये एक अच्छी सुविधा है, ठीक है, तो इसको आपने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखें अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण, और इसके लिए आप देखेंगे उद्यमिता बढ़ाना ही इसका एकमात्र उद्देश्य है। कौशल विकास संवर्धन के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण जनपद में 4 माह की अवधि का होगा। कुल 37 प्रशिक्षार्थी इसमें चुने जाएंगे और अभ्यर्थियों को 1 माह का सैद्धांतिक प्रशिक्षण, 3 माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण और साथ में विभिन्न जो क्षेत्रीय इकाइयां हैं, सेवा केंद्र हैं, उन पर ये सुविधाएं दी जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा टूल किट भी दी जाएगी ताकि वो काम ठीक ढंग से कर सकें। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को देखिएगा, UP SDM, ठीक है, SDM सुनते ही आपकी आंखें चमकने लगी, तो आइए देखते हैं। तो इसकी स्थापना 2013 में की गई थी। ये उद्योगोन्मुखी जो ट्रेड हैं उसमें युवाओं की कौशल प्रशिक्षण आवश्यकताओं को एकीकृत करने के दृष्टिकोण से लाई गई योजना है, ठीक है, और एक ढांचा विकसित करना इसका उद्देश्य था ताकि कौशल विकास किया जा सके। तो कौशल विकास का नारा कोई एकदम नया नहीं है, काफ़ी पहले से चल रहा है। उसके बाद दिव्यांग पेंशन योजना है, शुभारंभ इसका 2016 में हुआ था। विकलांग व्यक्ति यानी दिव्यांग व्यक्ति जो है उनको लाभ, इससे मतलब आर्थिक लाभ दिया जाएगा। वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के ऐसे समस्त जो वृद्धजन हैं जिनकी आयु सीमा ग्रामीण क्षेत्र में, माफ कीजिएगा, जिनकी आय सीमा ग्रामीण क्षेत्र में रुपये 46,080 और शहरी क्षेत्र में 56,460 वार्षिक होती है, तो वो पेंशन के लिए पात्र होंगे। मतलब साल भर में इतना ही कमा पाते हैं, ठीक है, ये आप देख रहे हैं।
ग्रामीण क्षेत्र में इतना और शहरी क्षेत्र में इतना। शहरी क्षेत्र में तो गुजारा ही नहीं होगा आजकल की जो महंगाई है। तो ये मतलब पेंशन के पात्र होंगे। उसके बाद आप देखें कुष्ठावस्था पेंशन योजना को 2016 में शुरू की गई थी। नया सवेरा योजना ये 19 जून 2017 की है और उद्देश्य था हमारे समाज से बाल श्रम को पूरी तरह से समाप्त करना और जो बाल श्रमिक हैं उनके जीवन में नया सवेरा ले आना। इसके बाद मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, तो आयुष्मान भारत योजना में जो लाभार्थी नहीं बन सके हैं, मतलब जो उसके लाभार्थी बन चुके हैं वो तो ठीक, लेकिन बहुत सारे लोग वहाँ से मायूस होकर खाली हाथ लौट आए, तो उसके दायरे में नहीं आने वाले लेकिन गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले, ठीक है, मतलब हकदार थे लेकिन उसमें शामिल नहीं हो पाए, तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो लोग हैं उसके लिए मतलब ऐसे लोगों के लिए जन आरोग्य अभियान को लॉन्च किया गया 2019 मार्च में। और इस योजना में हीमोग्लोबिन, इसके अलावा यूरिन की जांच, गर्भ की जांच, यूरिन डिपेस्टिक के द्वारा एल्ब्यूमिन, ठीक है, एल्ब्यूमिन की जांच हो सके, और ग्लूकोज की जांच करना, ग्लूकोमीटर, उसके द्वारा ब्लड ग्लूकोज की जांच करना, ये सब चीज़ें, ठीक है, मतलब ब्लड शुगर लेवल और यूरिन से जो शुगर लेवल जांचा जाता है, उसके अलावा एल्ब्यूमिन का जो स्तर है, मतलब प्रारंभिक जो बीमारी के परीक्षण के लिए जांचें होती, जैसे आप सामान्य शरीर में गड़बड़ी अनुभव कर रहे हैं कहीं से भी, तो जब पैथोलॉजी लैब में जाते हैं तो वहाँ पर कुछ आपके सैंपल लिए जाते हैं और उसके बाद जो बेसिक जांच की जाती है वो सब इसके दायरे में आएंगे, ये एक खास बात। उसके बाद मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना को देखिएगा, जनवरी 2018 में शुरू की गई है। उसका लक्ष्य देखिएगा ध्यान से कि सीमावर्ती गाँवों के समग्र विकास का उद्देश्य लेकर ये चली है और शहीदों के गाँवों को शहीद ग्राम के नाम से इसमें पुकारा जाएगा। ये आप देखें। आगे चलें, सौर ऊर्जा नीति 2022, इसको मंजूरी मिली 16 नवंबर 2022 को, 5 वर्ष तक लागू रहेगी। सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देना नाम से इसका काम क्लियर है। बाकी आप देखें कि क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी जो है, यूपी नेडा जिसे कहा जाता है, वही इसमें नोडल है, ठीक है, वो इसमें नोडल एजेंसी के तौर पे नॉमिनेट हुई। उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022, घोषणा इसकी सितंबर 2022 में हुई थी और जैव ऊर्जा नीति के अंतर्गत कृषि पशुधन अपशिष्ट चीनी मिलों से प्रेस मड निकाय जो हैं, ठोस अपशिष्ट हैं, उन सबको इकट्ठा किया जाएगा और इकट्ठा करने के बाद उनका उपयोग करके कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, बायोकोल, बायोडीजल, बायोएथेनॉल, उसके अलावा इस तरह की और भी इकाइयाँ जो हैं वो इस्टेब्लिश की जाएंगी, मतलब उनके उसमें निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। तो इससे होगा, मतलब एक पंथ दो काज वाली बात है, जो वेस्ट है उसका भी मैनेजमेंट हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि उससे हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। हालांकि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसको मैनेज करना इतना टेढ़ा काम नहीं है, लेकिन हाँ, उससे ऊर्जा अगर उत्पादित हो सकती है तो इससे ज़्यादा बढ़िया क्या हो सकता है। तो ये कुछ हमने देखा। और आगे आप देखें आत्मनिर्भर कृषक समन्वित योजना को, तो किसानों की आमदनी को 2022 तक दोगुना करने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं को बेहतर बनाने के लिए यहाँ अवस्थापना के विकास का उद्देश्य था और बीच में जो गैप आ रहा था, मतलब एक अंतराल पैदा हो रहा था, उसको पूरा करने के लिए इस योजना को क्रियान्वित किया गया है। तो किसानों को आत्मनिर्भर बनाना, किसानों की आमदनी को दोगुना करने वाला जो एक प्रावधान सरकार ने पीछे किया था, उसी के उद्देश्य से इस योजना का क्रियान्वयन हुआ था 2021-22। दुग्धशाला विकास, दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति, इसको 20 अक्टूबर 2022 को शुरू किया गया था। डॉक्टर रजनीश दुबे दुग्ध विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव थे, उनके द्वारा इसकी अधिसूचना जारी की गई। तो अब इसमें खास है इसका उद्देश्य में ये था कि दुग्ध प्रसंस्करण के स्तर को 10 से बढ़ाकर 25% करना, ठीक है, और बाजार के लिए उपलब्ध दूध को 44 से बढ़ाकर 65% करना, ये इसमें लक्ष्य रखा गया था। इसके बाद आप आगे चलें, यहाँ देखें मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना। मत्स्य संपदा योजना को शुरू किया गया और ये 100% राज्य पोषित, मतलब राज्य द्वारा वित्त पोषित एक नवीन योजना है। इसमें मत्स्य पालन के क्षेत्र में वृद्धि करना और ग्रामीण अंचलों में आवासित स्थानीय मत्स्य पालकों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान को सुनिश्चित करना उद्देश्य था, क्योंकि ज़्यादातर जो मत्स्य पालक हैं वो खेतीहर किसान भी होते हैं, तो किसानों की आमदनी भी इससे लगे हाथ बढ़ जाएगी, ये भी पर्पज़ है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एंड गारमेंटिंग पॉलिसी 2022, 17 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होती है और ये अगले 5 साल तक चलेगी। समझ रहे हैं आप कब तक चलेगी, जोड़ लीजिए 5 साल। उद्देश्य क्या है, बाकी प्रदेश सरकार तो बना ही रही है, तो भाई वो तो संशोधन और अतिक्रमण कर ही सकती है। अगर वो नहीं डिस्टर्ब करती है तो 5 साल तक चलेगी, चाहेगी तो और पहले ही खत्म हो जाएगी। अब उद्देश्य क्या बनता है कि वस्त्र क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना और प्रदेश में अधिकाधिक रोजगार का सृजन करना, टेक्सटाइल और गारमेंट के क्षेत्र में। हैंडलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एंड गारमेंटिंग पॉलिसी 2017,
26 दिसंबर 2017 को इसको मंजूरी दी गई थी। और बाकी आप देखें कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला जो प्रावधान है उसी के तहत प्रस्तावित वस्त्र नीति के जितने भी प्रावधान हैं वो यहाँ लागू होते हैं। और सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति, इसके लिए जो तारीख है अधिसूचना की वो 18 नवंबर 2022 की। इसके बाद कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 14 सितंबर 2019। इसमें प्रावधान ये है कि दुर्घटनावश अगर मृत्यु होती है या फिर अपाहिज कोई हो जाता है, अपंग हो जाता है, तो उस दशा में अधिकतम 5 लाख रुपए का प्रावधान दिया जाएगा, मतलब मदद की जाएगी। और निःशुल्क टैबलेट स्मार्टफोन वितरण 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया था। युवाओं को डिजिटली साक्षर बनाना, तकनीकी रूप से सक्षम बनाना। बाबूजी कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना, बाबूजी कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना, प्रदेश के सभी गांवों की सड़कों पर सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना की जाएगी। तो ये कुछ प्रावधान हमने देखे। और यहाँ पर मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना है 2021-22 से क्रियान्वित की गई और इसके माध्यम से महिलाओं और बच्चों को बेहतर पोषण उपलब्ध कराया जाएगा। 5 साल से कम उम्र के बच्चों और 11 से लेकर 14 साल के बीच की जो उम्र की बालिकाएं हैं, यानी किशोरियाँ जो एनीमिया से पीड़ित हैं, उन्हें सूखे राशन के अलावा पोषाहार भी दिया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद अब यहाँ चलते हैं आगे। मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना 2021-22 का समय कोरोना महामारी के कारण देश में लॉकडाउन जो लागू हुआ था, तो उसके परिणाम स्वरूप जो मतलब बेरोजगार हो गए थे, श्रमिक थे, रोज कमाने रोज खाने वाले, उनकी रोजी रोटी छिन गई थी, तो उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना या स्वरोजगार लगाने के लिए खड़ा करना, ये दोनों ही इसका उद्देश्य थे। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना 2020-21 का समय, और इसमें युवाओं को उद्योगों और एमएसएमई इकाइयों में ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रदान करते हुए उन्हें निश्चित अवधि के रोजगार के साथ जोड़ने का उद्देश्य। इसके बाद अगला है अपना किसान ऊर्जा दक्ष कृषि पंप आवंटन योजना, और शुभारंभ इसका किया गया था किसान उदय के अंतर्गत। शबरी संकल्प आपका 2017 में शुरू हुआ, ये कुपोषण मिटाने के उद्देश्य से। ठीक है, 29 जिलों में इसको लॉन्च किया गया था। और उद्योग बंधु योजना जो है ये औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना को सुनिश्चित करेगी। मिड डे मील कार्यक्रम उत्तर प्रदेश का ये काफ़ी पुराना है और बार बार पूछा भी गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। 15 अगस्त 1995। इसके बाद मुख्यमंत्री पंचायत पुरस्कार योजना है, पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना है, 2017-18 में इसका संचालन किया गया। और इसमें देखेंगे आप कि प्रत्येक वर्ष धनराशि की उपलब्धता के हिसाब से ग्राम पंचायतों को पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वीं श्रेणियों के हिसाब से पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक, ये एक चीज। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना, ई गवर्नेंस की स्थापना के उद्देश्य से, पंचायतों में ई गवर्नेंस की स्थापना के उद्देश्य से इसे लॉन्च किया गया 2016-17 में, और ये पूरी तरह से राज्य सरकार के द्वारा वित्त पोषित है, ये ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ देखें पंचायत कल्याण कोष योजना को भी 2022 मार्च में शुरू हुई थी, और इसमें आप देखें ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष, उसके साथ साथ त्रिस्तरीय पंचायत के समस्त सदस्यों को पद पर रहते हुए मृत्यु की दशा में, अगर पद पे हैं और उनकी असमय मृत्यु हो जाती है, तो उस दशा में परिवार या आश्रित जो उनके हैं उन्हें राज्य वित्त आयोग की आवंटित धनराशि के हिसाब से सहायता दी जाएगी। ठीक है, और सहायता देने के उद्देश्य से ही ये जो कोष है पंचायत कल्याण कोष, इसको लॉन्च किया गया, मतलब इसकी स्थापना की गई। इसके बाद निर्माण कामगार आवास सहायता योजना, इसमें उद्देश्य था कि जो पंजीकृत कर्मकार हैं उन्हें आवासीय सुविधा के लिए अनुदान दिया जाए। आगे चले, मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, और इसमें योजना के द्वारा भवन और सन्निर्माण कर्मकार के जो मेधावी बच्चे हैं, ठीक है, मतलब भवन निर्माण में शामिल जो कर्मकार हैं, उनके जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित किया जाए और उच्च और व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ा जाए। अगर वो कोई टेक्निकल एजुकेशन लेना चाहते हैं तो कक्षा 5 से लेकर इंजीनियरिंग या फिर चिकित्सा डिग्री जो उनकी है, मतलब चाहे वो बीटेक करना चाहें या फिर मेडिकल की फील्ड में आना चाहें, तो उसके लिए 4,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ इसमें दी जा रही है। उसके बाद संत रविदास शिक्षा सहायता योजना है। अब इसके अंतर्गत बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के अधिकतम 2 बालक बालिकाओं को कक्षा 1 से प्रारंभ होकर उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति दी जाती है। तो ये प्रावधान आपने देखा। उसके बाद आवासीय विद्यालय योजना है। इसमें आप देखें कि श्रमिक के साथ कार्यस्थल पर रहने वाले 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्राथमिक, जूनियर, हाई स्कूल और माध्यमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराते हुए उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का उद्देश्य। निर्माण कामगार अंत्येष्टि सहायता कार्यक्रम या योजना,
इसमें क्या होता है कि जो पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं उनकी अगर मृत्यु होती है तो उस स्थिति में उनकी अंत्येष्टि और अंतिम संस्कार के लिए 25,000 रुपये तात्कालिक आर्थिक सहायता 15 कार्य दिवस में प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़। उसके बाद आगे चलते हैं। पता लगा किसी की मृत्यु हुई, देहावसान उसका हुआ, और उसके बाद करना है अंतिम संस्कार। तत्काल में ही पैसे नहीं, तो वो आदमी चंदा करके फिर पैसे जुटाए। सरकार का जो कोष है या सरकार का फंड है, तत्काल थोड़े ना कुछ मिल जाएगा। 15 दिन का समय 13 दिन में 13 ही हो जाती है। 15 दिन में कहीं कुछ जो मुहैया होगा धनराशि वो यहाँ नजर आएगी। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखें आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना को। तो इस योजना में अनुसूचित जाति और जनजाति के ऐसे व्यक्ति जो कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, अर्थात बहुत ज़्यादा गरीब हैं, उनको कृषि और उससे संबंधित अन्य प्राथमिकता प्राप्त जो क्षेत्र हैं उनके क्रियाकलापों हेतु ऋण उपलब्ध किए जाने पर पूरा फोकस किया गया है, और इसलिए नाम रखा गया है दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना। समग्र शिक्षा अभियान 14 से 18 आयु वर्ग, इसमें बच्चों का मतलब बालक बालिकाएं, उनको माध्यमिक स्तर पर गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराना, और इसमें भारत सरकार सहयोगी, ये ध्यान दीजिएगा। साथ में अनुसूचित जाति जनजाति, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो छात्राएं हैं उनकी शिक्षा के लिए विशेष उपाय किए जाने हेतु ये अभियान 2009 से 10 वाला जो बजट वर्ष था उसमें संचालित हो रहा था, और ये केंद्र के द्वारा पूर्व निर्धारित योजना है। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हुआ है। केंद्र द्वारा ये पूर्व निधानित योजना है, ठीक है, और सभी राज्य के जितने भी जिले हैं उनमें संचालित हो रही है। इसमें 60% केंद्र देगा और 40% राज्य को लगाना पड़ेगा। इसका मूल उद्देश्य है हाई स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए 5 किलोमीटर की जो परिधि है उसमें माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। मतलब जहाँ भी उनके घर आवास क्षेत्र हैं उनसे 5 किलोमीटर के दायरे में ही कोई स्कूल होना चाहिए, ये एक चीज़। और उसके बाद मिशन परिवार विकास योजना है। 3 या 3 से अधिक सकल प्रजनन दर वाले 57 जनपदों में, अब इसमें जनपदों को पहले पहचाना गया कि कहाँ प्रजनन दर उच्च है, तो इन जनपदों में कार्यक्रम संबंधी जो गतिविधियां हैं उसमें ग्राहिता और गर्भ निरोधक सामग्री की जन समुदाय तक सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया है। मतलब जो परिवार नियोजन की प्रणाली है वहाँ तक लोगों की पहुँच हो सके। बहुत से क्षेत्र या बस्तियाँ या इलाके ऐसे होते हैं जहाँ जागरूकता ही नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में पहले तो वहाँ सचेत किया जाना आवश्यक है। सिर्फ संसाधन या गर्भ निरोधक गोलियां बांटकर आप प्रजनन दर को धीमा नहीं कर सकते। लोगों के मन में इच्छा जगानी पड़ेगी पहले तो, नहीं तो वहाँ तो वो ईश्वर का उपहार समझकर स्वीकार करते जाते हैं। बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है कि महिलाएं उसमें हिस्सेदार नहीं होती, वो नहीं चाहती हैं कि उनके शरीर की दुर्दशा हो और जो पैदा हो चुके हैं उनके साथ कुछ मतलब उनका भली भांति भरण पोषण ना हो पाए। पति जो है वो ठीक ठाक कमा नहीं रहा है, उसमें उन्हें सपोर्ट करना पड़ रहा है, बाहर जाके लोगों का चूल्हा चौका और झाड़ू पोछा करना पड़ रहा है, तो वो नहीं चाहती हैं और पैदा करना, लेकिन लड़के के लालच में उन्हें पैदा करना ही पड़ता है, या जो पुरुष हैं उनके पति हैं या परिवार वाले हैं उनके दबाव में पैदा करना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थितियों से निपटना बड़ा ही टेढ़ा काम है। सिर्फ इस सामग्री के वितरण से काम नहीं चलेगा जब तक जागरूकता नहीं चलाई जाएगी। उसके बाद राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, और इसमें आप देखेंगे शहरी क्षेत्रों में विशेष तौर पे शहरी क्षेत्र में आप देखें जो मलिन बस्तियां हैं वहाँ पर रहने वाली आबादी को गुणवत्ता युक्त शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, ये सब उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में 2013-14 में प्रदेश में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को शुरू किया गया। ये कुछ आपने देखा। जननी सुरक्षा योजना यहाँ देख रहे हैं आप, समस्त जनपदों में संचालित की जा रही है, और खास बात क्या है कि राज्य स्तरीय राजकीय चिकित्सालय के जनरल वार्ड में संस्थागत प्रसव कराने वाली महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्र में 1400 रुपये और शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये बीपीएल श्रेणी के घरेलू प्रसव हेतु 500 रुपये सहायता राशि के रूप में दिए जाएंगे। इसके बाद जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम समस्त जनपदों में अगस्त 2011 से लागू है। सभी गर्भवती महिलाओं और प्रसूताओं को समस्त औषधियां और जांच आदि निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। किशोरी सुरक्षा योजना को देखिएगा तो इसके अंतर्गत प्रदेश में समस्त जनपदों में सरकारी और परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाली जो कक्षा 6 से लेकर 12 तक की किशोरियां हैं उनको निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया जाता है। ये एक खास बात है। उसके बाद बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना, अब इसमें उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय उपलब्धता के आधार पर सतत रोजगार के अवसर को सृजित करना, और नवंबर 2019 की बात है। उसके नवीन मार्गदर्शी सिद्धांत के हिसाब से अनुसूचित जाति जनजाति को 23% आरक्षण निर्धारित करना, ठीक है, मतलब अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 23% इसमें आरक्षण निर्धारित किया गया है। ये इसका प्रावधान है, इसको आपने देखा। नेक्स्ट है अपनी मातृत्व शिशु और बालिका मदद योजना,
और इस योजना में पंजीकृत पुरुष कर्मकारों की जो पत्नियां हैं उनको अधिकतम 2 बच्चों तक प्रसव के उपरांत शिशुओं के 2 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन सिर्फ 2 बच्चों तक। अगर ज़्यादा आप पैदा करने के लालच में पड़ेंगे तो ये सुविधा नहीं मिलेगी। और कुल मिलाकर पत्नियों का मतलब कामगारों की जो बीवियां हैं उनके मातृत्व के हित लाभ के रूप में 6,000 रुपये एक मुश्त और महिला निर्माण श्रमिक को उपरोक्त के अतिरिक्त 1,000 रुपये की धनराशि चिकित्सा बोनस के रूप में देय होगी। मतलब महिला अगर खुद उसमें श्रम में योगदान दे रही है तो उस परिस्थिति में ये 1,000 रुपये का अलग से प्रावधान किया गया है। उसके अलावा नेशनल पैलिएटिव केयर प्रोग्राम है। अब ये जो पैलिएटिव केयर प्रोग्राम है ये 2016-17 से लॉन्च किया गया। अब ये जो कैंसर कंट्रोल और हेल्थ केयर वाला ये आप देख रहे हैं एल्डरली कार्यक्रम, इसका ये महत्वपूर्ण घटक है। वर्तमान में 15 जिलों में ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, प्रदेश के 15 जिलों में। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, अब ये कार्यक्रम 2003 का जो समय था, यहाँ देखिए आप COTPA 2003, इसका संचालन सामान्य जनता विशेष रूप से जो युवा पीढ़ी है तंबाकू से होने वाली हानियों के प्रति उन्हें जागरूक करने के उद्देश्य से। और मजे की बात यह है कि ज़्यादातर तंबाकू खोर और इस तरह के जो नशे के शौकीन युवा हैं या लोग हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि तंबाकू के सेवन से क्या हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद उसकी लत में ऐसे रमे हुए हैं कि उन्हें मरना मंजूर है लेकिन तंबाकू छोड़ना नहीं। ठीक है, डॉक्टर के यहाँ जाएंगे और डॉक्टर उनको दवाई लिखेगा और दवा खाने में इतनी 20 तरह की आनाकानी करेंगे कि फलाने दवा से मेरा पेट खराब हो गया, ये दवा जो है इससे मुझे चक्कर आता है, ये दवा जो है ये इसका स्वाद बहुत कड़वा है, मुझसे खाई नहीं जाती। और तंबाकू खाते समय एक बार भी नहीं सोचते हैं कि इसका स्वाद कितना कसैला है और ये कितना मुझे नुकसान करेगी। तो जब सोच नहीं बदली जाएगी तब तक चीज़ें सुधरेंगी नहीं। इसके बाद आप देखें निर्यात बाजार हेतु डिज़ाइन वर्कशॉप योजना। तो यह योजना प्रदेश के ऐसे प्रमुख हस्तशिल्प क्षेत्रों में जहां हस्तशिल्पियों के द्वारा निर्यात योग्य उत्कृष्ट कलाकृतियां बनाई जा रही हैं वहां संचालित की जाती है। अब ये निर्यात योग्य कलाकृतियां होनी चाहिए, ये नहीं कि ऐसे ही कोई ठूठी बतख और बिना सींग वाला बैल गढ़ दिया, मतलब अच्छी कलाकृतियां होनी चाहिए। तो और 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी इसमें होगा। प्रति कार्यक्रम 20 शिल्पी जो है वो प्रतिभाग करते हैं। तो ये कुछ इसमें कार्यक्रम है, इसे आपने देखा। और यहाँ आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना को। चूँकि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में तो बढ़ी रही है, शहरी क्षेत्रों में भी है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो शिक्षित बेरोजगार हैं वो शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं और वहाँ पर पलायन कर रहे हैं तो वहाँ भीड़ बढ़ा रहे हैं, वहाँ के रोजगारों पर दबाव बढ़ रहा है। वहाँ के जो लाभार्थी उसके असल में होने चाहिए थे वो उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर सारी चीज़ें असंतुलित हो रही हैं। इसलिए यहाँ पर देखें कि शहरों की ओर जो इनका पलायन है उसको हतोत्साहित करने के लिए आपको करना क्या होगा, गाँव में ही रोजगार उपलब्ध कराना होगा। तो उसी उद्देश्य से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत उद्यमियों को पूंजीगत ऋण, ठीक है, और ये जो पूंजीगत ऋण है ये 10 लाख रुपए, तो इसकी सहायता बैंकों के माध्यम से प्रदान की जाएगी। ठीक है, इसका नाम है ग्रामोद्योग रोजगार योजना। इसके बाद मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना है। हस्तशिल्पियों के जीवन स्तर और उनकी आर्थिक स्थिति में गुणात्मक सुधार लाने के लिए इसको शुरू किया गया था दिसंबर 2017 में। और इसमें चयनित होने वाले जो हस्तशिल्पी हैं उनको 500 रुपये हर महीने पेंशन दी जाएगी। इसके बाद पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना है। 2018-19 के समय में ये वित्तीय वर्ष था, उस समय से पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के लिए मतलब व्यक्तियों के उत्थान के लिए लॉन्च किया गया था। और इसमें जो लाभार्थी होंगे उन्हें विभिन्न ट्रेंडों में करीब 4 माह के लिए कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये कुछ खास बात यहाँ पर हमने देखी और यहाँ पर हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। तो इस वीडियो श्रृंखला में लगभग ये 2 घंटे के आसपास बन गया है, लेकिन इसमें आपको बहुत सारी योजनाओं से परिचित होने का मौका मिला, कुछ नई कुछ पुरानी, लेकिन